मुख्य कमांडर के चेहरे के हाव भाव में थोड़ा सा परिवर्तन देखकर अन्य अमानवीय विशेषज्ञ लॉन्ग डुओ को घबराहट से देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या था। लॉन्ग डुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा साथी है जो वर्चुअल बैटल चैंबर में डोंगफेंग शेंग को चुनौती दे रहा है। डोंगफेंग शेंग को चुनौती दोगे? क्या हमारे ड्रैगन माउंटेन बेस में ऐसा करने में सक्षम कोई मार्शल आर्टिस्ट है? हे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लिन फैंग ही होगा, है ना? वह हमारे ड्रैगन माउंटेन बेस का हीरो है। केवल इस छोटे से साथी को ही चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ से इतना ध्यान मिल सकता है। लिन फैंग, वह वास्तव में असाधारण था जो दो भयानक जानवर राजाओं को मारने में सक्षम था। भले ही वह डोंगफेंग शेंग को हरा ना सके, लेकिन आनुवंशिक लॉक को तोड़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ज्यादातर लोग लिन फैंग को ड्रैगन माउंटेन बेस में 17वें अमानवीय विशेषज्ञ के रूप में मानते थे। आखिरकार एक मार्शल कलाकार को देखना बहुत दुर्लभ था जो एक पेशेवर मार्शल कलाकार के स्तर पर एक भयानक जानवर राजा को मार सकता था। यहाँ तक कि मायरीड अकादमी के पूरे इतिहास में वह शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। यदि ऐसा व्यक्ति आनुवंशिक ताला नहीं तोड़ सकता तो कौन तोड़ सकता है? आप सभी लोग अच्छे से देख लें, मैं वर्चुअल बैटल चैंबर का दृश्य प्रसारित करूंगा। लॉन्ग डुओ के पास ड्रैगन माउंटेन बेस पर बहुत उच्च अधिकार था। स्वाभाविक रूप से वह वर्चुअल बैटल चैंबर के दृश्य को प्रसारित कर सकता था। जल्द ही लिन फैंग और डोंगफेंग शेंग की छवियां सम्मेलन हॉल में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। यहाँ तक कि अमानवीय विशेषज्ञ भी दो ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच की लड़ाई में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए वे सभी उत्सुकता से स्क्रीन को घूर रहे थे। इस समय लिन फैंग को नहीं पता था कि डोंगफेंग शेंग के साथ उसकी लड़ाई ने पहले ही 16 अमानवीय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वह केवल अपने सामने डोंगफेंग शेंग की आभासी आकृति को गौर से देख रहा था। पिछली बार वह बिना किसी सस्पेंस के हार गया था। वास्तव में वह लगभग कुचल दिया गया था, बिना प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता के। हालांकि पिछली बार लिन फैंग केवल दानव राजा की असली ताकत देखना चाहता था जो वर्चुअल बैटल चैंबर में पहले स्थान पर था। वह बस अंतर देखना चाहता था। लेकिन अब लिन फैंग एक वास्तविक चुनौती के रूप में यहाँ था। उसकी मानसिकता स्वाभाविक रूप से बहुत अलग थी। उसका केवल एक ही लक्ष्य था और वह था डोंगफेंग शेंग को हराना। जमाना अचानक डोंगफेंग शेंग आगे बढ़ा। पहले की तरह वह अभी भी आश्चर्यजनक रूप से तेज था। लिन फैंग की नजर में वह एक धुंधली छाया की तरह था। हालांकि अतीत में लिन फैंग डोंगफेंग शेंग की चाल तकनीक को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। वर्तमान में हालांकि वह अभी भी इसे नहीं देख सकता था, उसकी तेज इंद्रियां डोंगफेंग शेंग की हरकतों को समझ सकती थीं। स्वूश, उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक मुक्का मारा। एक सर्पिल बल, इस सामग्री का स्रोत NOVL/N। टकराना, भले ही यह सिर्फ एक सर्पिल फोर्स थी, फिर भी इसमें 40 टन से ज्यादा ताकत थी। यह उस समय से कहीं ज्यादा ताकतवर थी जब लिन फैंग ने डोंगफेंग शेंग को मायरीड अकेडमी में चुनौती दी थी। पहले की तरह लिन फैंग ने महसूस किया कि एक ठंडी आभा उसके हाथ तक पहुंच रही है जो उसके पूरे शरीर को जमा देने की कोशिश कर रही है। वह जानता था कि यह डोंगफेंग शेंग की बर्फ की महाशक्ति थी। हालांकि उसके हाथ के हिलने से एक शक्तिशाली बल तेजी से बाहर निकला। उसके हाथ में मौजूद ठंडी आभा भी एक ही बार में उसके शरीर से बाहर निकल गई और लिन फैंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही डोंगफेंग शेंग ने उस दृश्य को देखा, भले ही वह सिर्फ एक आभासी छवि थी, फिर भी उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से अपनी महाशक्ति को नष्ट नहीं कर पाया था। लिन फैंग का मुक्का लगभग डोंगफेंग शेंग के बराबर था। अब उसे थोड़ा आत्मविश्वास भी आ गया था। जैसा कि अपेक्षित था, मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। हालांकि मेरे पास ऐसी कोई महाशक्ति नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके, लेकिन मेरी असाधारण काया और शक्तिशाली ताकत के साथ मुझे डोंगफेंग शेंग की महाशक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिन फैंग की नजर तेज थी। एक पल में वह आत्मविश्वास से भर गया। आखिरकार उसने सिर्फ एक ही सर्पिल फोर्स का इस्तेमाल किया था। धधक, डोंगफेंग शेंग के पास दो महाशक्तियां थीं, बर्फ और आग। बर्फ की महाशक्ति आरक्षित और कपटी थी, जिससे उसे बचाना लगभग असंभव था। हालांकि हिंसा और विस्फोटक शक्ति के मामले में बर्फ की महाशक्ति आग की महाशक्ति से कहीं कमतर थी। एक बार डोंगफेंग शेंग की अग्नि महाशक्ति भड़क उठी। यह मैग्मा की तरह उछली और एक उन्माद में फट गई। उग्र लपटें लिन फैंग को जलाकर राख कर देंगी। लिन फैंग ने गहरी सांस ली। उसने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया और धीमी आवाज में चिल्लाया, दो सर्पिल बल। 60 टन से ज्यादा बल का विस्फोट हुआ। वर्चुअल बैटल चैंबर में मौजूद नकली हवा भी भारी बल से संकुचित होती दिख रही थी। डोंगफेंग शेंग की राजसी अग्नि महाशक्ति, जो शुरू में ज्वालामुखी विस्फोट की तरह प्रचंड थी, अब लिन फैंग की शक्तिशाली ताकत से बलपूर्वक दबा दी गई थी। जहां भी बल गुजरा, आग की लपटें पास नहीं आ सकी। धमाका। इस बार यह एक बहुत ही आमने सामने की टक्कर थी। लपटें तुरंत भड़क उठी और लिन फैंग और डोंगफेंग शेंग तुरंत पीछे हट गए। हालांकि डोंगफेंग शेंग स्पष्ट रूप से बहुत अधिक कठिन स्थिति में था। लिन फैंग ने केवल दो सर्पिल बलों को छोड़ा था, लेकिन डोंगफेंग शेंग पहले से ही मुश्किल से टिक रहा था। बर्फ और आग का कमल। डोंगफेंग शेंग ने अपने हाथ फैलाए। उसकी भुजाओं पर दो पूरी तरह से अलग शक्तियां, बर्फ और आग, दिखाई दी। इसके अलावा ये दो पूरी तरह से अलग शक्तियां वास्तव में धीरे धीरे विलीन हो रही थीं, जैसे कि बेहद अस्थिर हों। यह इस चाल के माध्यम से था कि डोंगफेंग शेंग भयानक जानवर राजा को मारने और इतने लंबे समय तक वर्चुअल बैटल चैंबर में पहले स्थान पर हावी होने में सक्षम था। वह दो पूरी तरह से विपरीत महाशक्तियों को संयोजित करने में सक्षम था। ये देखकर लिन फैंग भी अंदर से चकित था। हालांकि लिन फैंग अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और अब और पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपनी बढ़ती अजेय शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। 3 सर्पिल बल, 80 टन से ज्यादा की ताकत बस भयानक थी। ये पहले से ही एक अमानवीय विशेषज्ञ होने के बहुत करीब था जिसने आनुवंशिक ताला तोड़ दिया था। शुद्ध ताकत के मामले में एक भयानक जानवर राजा भी लिन फैंग से बहुत कमतर था। दोनों सेनाएं एक साथ भड़क उठी, लेकिन पहली बार डोंगफेंग शेंग के चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाई दिया। उसे पहले से ही परिणाम पता था, यहाँ तक कि लिन फैंग के हमला करने के समय भी। धमाका। जब किसी की शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो वह सभी तकनीकों की अवहेलना कर सकता है। यह उस समय लिन फैंग का वर्णन था। वह सभी तकनीकों पर विजय पाने के लिए विशुद्ध बल का उपयोग कर सकता था। उसकी शक्तिशाली शक्ति ने हवा को भी चरम सीमा तक संकुचित कर दिया था। एक मुक्का मारने से डोंगफेंग शेंग का लॉर्ड्स ऑफ आइस एंड फायर लिन फैंग के पास पहुंचने से पहले ही टूट गया। लॉर्ड्स ऑफ आइस एंड फायर शुरू से ही बेहद अस्थिर था। एक बार जब ये ढह गया तो ये कितनी भयानक शक्ति को मुक्त कर सकता था।
नतीजतन शक्तिशाली शॉकवेव ने सीधे डोनफेंग शेंग के शरीर को चीर दिया। चूंकि लिन फैंग कुछ दूरी पर था और अभी भी उसके पास 80 टन से अधिक दमनकारी ताकत थी, साथ ही उनकी असाधारण काया के कारण इस हल्के आघात से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट के बाद लिन फैंग के अलावा पूरा आभासी क्षेत्र खाली हो गया। डोनफेंग शेंग तो आप भी एक अमानवीय विशेषज्ञ बनने से बहुत दूर हैं। लिन फैंग ने धीरे से कहा, एक अमानवीय विशेषज्ञ एक मामूली प्रहार से सैकड़ों टन ताकत लगा सकता है। लिन फैंग की ताकत पहले से ही इस आंकड़े के करीब पहुंच गई थी, लेकिन खुद लिन फैंग को भी लगा कि उस आंकड़े तक पहुंचना या उससे आगे निकल जाना असंभव था। डोनफेंग शेंग मायरीड अकादमी का लीजेंड था, अपराजित दानव राजा था और अमानवीय स्तर से नीचे सबसे मजबूत व्यक्ति था। शुरू में लिन फैंग को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसने डोनफेंग शेंग की अपेक्षा नहीं की थी जितना उसने कल्पना की थी। शायद ऐसा नहीं था कि डोनफेंग शेंग कमजोर था, बल्कि यह कि लिन फैंग बहुत मजबूत हो गया था। लिन फैंग के दिमाग में कई विचार कौंधे। हालांकि चाहे उसने जो भी सोचा हो, वह अपनी चुनौती में सफल हो गया था। उसने दानव राजा डोनफेंग शेंग को हरा दिया था और उसकी जगह ले ली थी। अब वह मायरीड अकादमी का नया लीजेंड बन गया था। सफलता, हाहा, भाई फैंग ने दानव राजा को हरा दिया और मायरीड अकादमी के नए लीजेंड बन गए। फैंग शियू ने 10 अंक खर्च किए और लिन फैंग और डोनफेंग शेंग द डेमन किंग के बीच पूरी लड़ाई देखी। हालांकि उसे लिन फैंग पर भरोसा था, लेकिन डेमन किंग आखिरकार मायरीड अकादमी का एक अपराजित किंवदंती था। दशकों से किसी ने उसे नहीं हराया था। लेकिन अब लिन फैंग ने वास्तव में दानव राजा को हरा दिया था। फैंग शियू वास्तव में हंसते हुए धारना चाहता था और सभी को बताना चाहता था। दुर्भाग्य से वह वर्चुअल बैटल चैम्बर में अकेला था। वह किसी के सामने इस बारे में शेखी भी नहीं बघार सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, फैंग शियू को अच्छी तरह पता था कि लिन फैंग का अनुसरण करने से उसे भविष्य में निश्चित रूप से असीम संभावनाएं मिलेंगी। वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट भी था। ये सौभाग्य की बात थी कि लिन फैंग ने उसे उस समय सबक सिखाया था। अन्यथा उसे अब लिन फैंग का अनुसरण करने का मौका कैसे मिलता। जहां तक लिन फैंग द्वारा सबक सिखाए जाने की उसकी शिकायत का सवाल है, तो वह बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब उसके मन में लिन फैंग के लिए केवल अंधी श्रद्धा रह गई थी। लिन फैंग एक जीवित किंवदंती था। फैंग शियू अकेला नहीं था। कॉन्फ्रेंस रूम में कई लोगों ने लिन फैंग और डोनफेंग शेंग की लड़ाई का नतीजा देखा। अंत में सम्मेलन कक्ष बहुत शांत था। लिन फैंग ने डोनफेंग शेंग को मुक्का मारकर हरा दिया। ये देखकर सभी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। हालांकि यह अमानवीय स्तर से नीचे की एक लड़ाई थी, लेकिन दानव राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उस समय दानव राजा डोनफेंग शेंग अपनी भव्यता में बेजोड़ था और मूल रूप से मायरीड अकादमी के सबसे उत्कृष्ट छात्रों में से एक था। NOVAL.com पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। अब लिन फैंग ने उसे सीधे तौर पर हरा दिया था। उन पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। नॉन डबल बॉडी टेम्परिंग, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तीसरा स्तर होना चाहिए। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉन डबल बॉडी टेम्परिंग के तीसरे स्तर पर पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट के स्तर पर महारत हासिल कर सकता है। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। लिन फैंग की प्रतिभा आश्चर्यजनक है। उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है? शायद उसके पास भी महाशक्तियां हैं और उसकी महाशक्तियां ताकत से संबंधित हैं। अब जब लिन फैंग ने डोनफेंग शेंग को हरा दिया है, तो वह पिछले डोनफेंग शेंग से भी अधिक उत्कृष्ट हो सकता है। यह मायरीड अकादमी के लिए एक आशीर्वाद है। एक बार जब लिन फैंग जेनेटिक लॉक तोड़ देगा, तो कोई नहीं जानता कि वह कितना दुर्जय होगा। हमें उसे पालने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बहुत से लोग रोमांचित थे। जब लिन फैंग ने पहले भयानक जानवर राजाओं को मार डाला था, तो इसने इन अमानवीय विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया था और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि लिन फैंग एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब लिन फैंग ने असंख्य अकादमी के अपराजित किंवदंती डोनफेंग शेंग को हराकर उन्हें बहुत हिला दिया था। वास्तव में ये सदमा उस समय से भी अधिक था जब लिन फैंग ने भयानक जानवर राजाओं को मार डाला था। ऐसा क्यों था? इसका कारण बहुत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि डोनफेंग शेंग एक लीजेंड थे। न केवल वह एक पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट के स्तर पर लीजेंड थे, बल्कि जेनेटिक लॉक तोड़ने के बाद वह और भी अधिक लीजेंड बन गए थे। डोनफेंग शेंग की मौजूदा उपलब्धियां पहले से ही उनसे कहीं ज्यादा थी और वह एक अथाह गहराई तक पहुंच गया था। अगर लिन फैंग के पास ऐसी प्रतिभा होने की थोड़ी सी भी संभावना होती, तो ये बहुत बड़ी बात होती। एक पल में ड्रैगन माउंटेन बेस के सभी अमानवीय विशेषज्ञों ने लिन फैंग पर उच्चतम स्तर तक ध्यान बढ़ा दिया। चीफ कमांडर, आप क्या सोचते हैं? क्या हमें अकादमी के उच्च अधिकारियों को इस स्थिति की सूचना देनी चाहिए? किसी ने सुझाव दिया था। लक्ष्य भी बहुत सरल था। यह अकादमी के उच्च पदों पर बैठे लोगों, खासतौर पर उन शक्तिशाली उच्च पदों पर बैठे लोगों को लिन फैंग पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना था। ये और भी बेहतर होगा अगर वे लिन फैंग को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें और यह मान लें कि उन्होंने उसे अनुग्रह दिया है। मेंटरिंग के माध्यम से। हालांकि चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ विचलित थे। उन्होंने शांति से कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ड्रैगन माउंटेन बेस से पीछे हटना है। जहां तक लिन फैंग के मामले की बात है, तो फिलहाल अकादमी के उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बारे में उसके टूटने के बाद बात करेंगे। आनुवंशिक ताला। हर कोई थोड़ा उलझन में था। अतीत में जब वे प्रतिभाशाली लोगों के सामने आते थे, तो चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ हमेशा बहुत देखभाल और सुरक्षात्मक होते थे, यहां तक कि शुई युवानशिंग और गाओतियांसी जैसे प्रतिभाशाली लोगों के प्रति भी। जब लिन फैंग की बात आई तो लॉन्ग डुओ थोड़ा हिचकिचा क्यों रहे थे, और यहां तक कि उन्हें बहुत ज्यादा नहीं लिया। गंभीरता से लॉन्ग डुओ ने कुछ नहीं बताया। उसने बस अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली। बाकी लोगों को लिन फैंग की हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से जानता था। जब लिन फैंग पिछली बार बेहोश था, तो डॉक्टर ने लिन फैंग का पूरा शरीर चेकअप किया था। केवल लॉन्ग डुओ ने ही रिपोर्ट देखी थी। डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि लिन फैंग की इस अजीब बीमारी के कारण उसकी जीवन प्रत्याशा केवल 1 वर्ष ही है। 1 साल के समय में लिन फैंग आनुवंशिक ताला भी नहीं तोड़ पाएगा। उसकी प्रतिभा चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, इससे क्या हासिल होगा? इसलिए लॉन्ग डुओ लिन फैंग को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। उसे बस यही उम्मीद थी कि लिन फैंग इस साल शांति से गुजार सके। कितनी अफसोस की बात है। डोनफांग शेंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऐसी अजीब बीमारी क्यों हो गई? लॉन्ग डुओ को लगा कि यह अफसोस की बात है, लेकिन वह लिन फैंग की अजीब बीमारी के बारे में कभी नहीं बताएगा। इससे लिन फैंग को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये तय हो गया है। आप सभी जाकर तैयारी कर सकते हैं। लॉन्ग डुओ ने अपना हाथ हिलाया। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग चले गए, जबकि अंत में केवल प्रोफेसर वेई ही बचे। प्रोफेसर वेई, मुझे बताइए,
आप लोग किस बात से चिंतित हैं? लॉन्ग डुओ प्रोफेसर वेई को बहुत अच्छी तरह से जानता था। प्रोफेसर वेई ने अभी सब कुछ नहीं कहा था। प्रोफेसर वेई के चेहरे पर गंभीरता थी और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चीफ कमांडर, पीछे हटने की प्रक्रिया को तेज करना जरूरी है। मुझे इन नए खतरनाक जानवरों के बारे में एक भयानक पूर्वाभास है। वे शिकारियों से भी ज्यादा डरावने हैं। पूर्वाभास? पूरी तरह से नहीं। वे उन सभी शिकारियों से अलग हैं जिनका मैंने पहले अध्ययन किया है, इसलिए मैं चीफ कमांडर को याद दिलाना चाहूंगा। लॉन्ग डुओ ने सिर हिलाया और कहा, प्रोफेसर वेई, जब भी आपको मांस कीट के भयानक जानवरों पर शोध से कुछ पता चले तो आपको तुरंत मुझे रिपोर्ट करना होगा। टी समझ। इतना कहकर प्रोफेसर वेई खड़े हुए और सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए। लॉन्ग डुओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। ड्रैगन माउंटेन बेस की अस्थिरता लिन फैंग के मामले के साथ मिलकर उसे बहुत बुरे मूड में डाल दिया। वह केवल यही उम्मीद करता था कि वे बिना किसी दुर्घटना के जल्द ही पीछे हट सकें। विशाल पर्वतों में एक विशाल भूमिगत सुरंग में मैग्मा स्पष्ट रूप से उछल रहा था, यहाँ तक कि प्रचंड गर्मी के साथ उबल रहा था, मानो वह किसी भी क्षण फट जाएगा। फिर भी एक नंगा आदमी मैग्मा में कूद गया। मैग्मा का भयावह तापमान संभवतः एक क्षण में स्टील के टुकड़े को भी पिघले हुए लोहे में बदल देगा, मांस और रक्त के शरीर की तो बात ही छोड़िए। हालांकि जब वह आदमी पानी में कूदा तो उसे ऐसा लगा कि वह मजे कर रहा है। उसका पूरा शरीर मैग्मा में डूब गया था, सिर्फ उसका सिर ही ऊपर बचा था। इसके अलावा उसका चेहरा बहुत शांत था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसा लग रहा था कि वह आदमी मैग्मा में रहने का आनंद ले रहा था। वह वहां कुछ घंटों तक बिना उठने के इरादे के रहा। अचानक भूमिगत सुरंग से तेज कदमों की आवाज आई। लाल कवच पहने एक आदमी अंदर आया और मैग्मा में मौजूद आकृति से बोला, बॉस, एक छोटे से आदमी ने आपको वर्चुअल बैटल चैंबर में हरा दिया है। मुझे हरा दिया? मैग्मा में मौजूद व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके चारों ओर का मैग्मा तेजी से उबलने लगा। ये सही है, ये लिन फैंग नाम का एक छोटा सा लड़का है। लिन फैंग, दिलचस्प छोटा सा साथी। उसकी जानकारी इकट्ठा करो। अगर वह उस समय मेरे सबसे मजबूत हमले लॉर्ड्स ऑफ आइस एंड फायर को हरा सकता है तो उसके पास अच्छी क्षमता है। बॉस, इस बार आपने उसे गलत समझा है। वह वाकई काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन मेरी जांच के अनुसार वह अब काफी परेशानी में है। वह बचपन से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित है और ड्रैगन माउंटेन बेस पर अपने जीवन के साथ भयानक जानवरों से लड़ने के बाद ये बहुत संभावना है कि उसके पास केवल 1 वर्ष का समय बचा है। जीने के लिए छोड़ दिया गया है। अजीब बीमारी, कितनी अफसोस की बात है। अगर वह जेनेटिक लॉक नहीं तोड़ सकता तो ये सब बेकार है। ऐसा कहकर उस आदमी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप मैग्मा में खुद को भिगो लिया। जब लिन फैंग माया बैटल चैम्बर से बाहर निकली तो उसने तुरंत फैंग शियू की भावुक झलकें देखीं। भाई फैंग, आप वाकई कमाल के हैं। आप वास्तव में दानव राजा डोंग फैंग शेंग को हराने में सक्षम थे। अब भाई फैंग आधुनिक युद्ध कक्ष में नंबर 1 है। क्या सम्मान है। अब भी फैंग शियो अभी भी उत्साह की स्थिति में था। उन्होंने सोचा कि अगर भविष्य में किसी पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को चुनौती दे और पता चले कि वह लिन फैंग है तो ये कितना आश्चर्यजनक होगा। वह अब लिन फैंग का पीछा कर रही थी और भविष्य में चर्चा का विषय भी बन सकता था। लिन फैंग की भावनाएं बहुत जटिल थीं। उसे न तो इतना उत्साह महसूस हुआ, न ही सफलता और प्रसिद्धि का कोई एहसास। इसके बजाय उसने राहत की लंबी सांस ली। इसे पिछले पछतावे की भरपाई के रूप में भी माना जा सकता है। अभी तक वह पहले ही वाशिंगटन बैटल चैम्बर को चुनौती दे चुका था। यहाँ तक कि उसके शरीर की विभिन्न विशेषताएं भी उसकी सीमा तक पहुंच चुकी थीं। उसके शरीर को संयमित करने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा वह जीने के लिए 1 साल बचा था। इसलिए अब लिन फैंग का एक ही लक्ष्य था। वह केवल एक ही काम करेगा और वह जेनेटिक लॉक को तोड़ देगी। फैंग शियू, मैं इस समय के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। मैं जेनेटिक लॉक तोड़ने की कोशिश करूंगा। जेनेटिक लॉक तोड़ने के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। फैंग शियू ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो भाई फैंग, तुम पहले से ही वर्चुअल बैटल चैम्बर में नंबर 1 व्यक्ति बन चुके हो। अब कोई पछतावा नहीं है। जेनेटिक लॉक को तोड़ना तुम्हारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए जानकारी जुटाने में मदद करूंगा। लिन फैंग ने सिर हिलाया, फिर अपने कमरे में वापस चला गया। जेनेटिक लॉक के बारे में तथ्यात्मक रूप से कई सिद्धांत थे। इसके अलावा मैरियड अकादमी की ऑनलाइन दुकान में अमानवीय विशेषताओं द्वारा जेनेटिक लॉक को तोड़ने के कुछ अनुभव भी होंगे। बेशक इन सभी के लिए खरीदारी की आवश्यकता थी और ये सभी अनुभव बहुत महंगे थे। उदाहरण के लिए, अनुभव की एक गतिशील मात्रा के लिए भी 10 से अधिक अंक की आवश्यकता होती है। हालांकि साइंटिफिक लिन फैंग के लिए मात्र 10 अंक कुछ भी नहीं थे। उन्होंने एक बार में कई किताबें खरीदी जो सभी कुछ अप्रत्याशित पुरुषों के आनुवंशिक ताले तोड़ने के अनुभव थे। इसके अलावा लिन फैंग अकेले उन्हें खरीद नहीं रहा था। फैंग शियू भी उन्हें इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। केवल 2 या 3 दिनों में लिन फैंग ने पहले ही जेनेटिक लॉक को तोड़ने के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र कर ली थी। लिन फैंग ने लगभग सारी जानकारी प्राप्त की। उसे ये भी प्रत्यक्ष समझ आ गया कि उसके मन का ताला कैसे तोड़ा जाए। जेनेटिक लॉक को तोड़ने के लिए लॉक को देखना जरूरी था, यानी अपने खुद के जेनेटिक लॉक को महसूस करना। फिर व्यक्ति का शरीर एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ व्यक्ति जेनेटिक लॉक को तोड़ने में सक्षम होगा। इस प्रक्रिया में लगभग कोई कठिनाई नहीं थी। जब तक कोई व्यक्ति जेनेटिक लॉक देख सकता है तब तक वह इसे तोड़ने में सक्षम होगा। फिर इसे तोड़ने के बाद कोई व्यक्ति तुरंत कायापलट नहीं कर पाएगा, बल्कि कायापलट से गुजरने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होगी। पूर्ण कायापलट होने में 2 से 3 महीने या 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लग सकता है। एक बार कायापलट पूरा हो जाने के बाद व्यक्ति एक अमानवीय विशेषज्ञ बन जाएगा, उसके जीन का पुनर्गठन होगा और उसके जीवन में बदलाव आएगा। वे अब आम इंसानों से अलग हो जाओ। हालांकि जितना ज्यादा उसने जेनेटिक लॉक तोड़ने के चरणों के बारे में जाना, उतना ही ज्यादा लिन फैंग को उलझन महसूस हुई। जानकारी के अनुसार उसने वास्तव में जेनेटिक लॉक देखा था। हालांकि अभी भी उनका कायापलट होना बाकी था। ये बहुत ही अजीब बात थी। चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ ने पहले भी इसका जिक्र किया था। एक बार जब कोई व्यक्ति जेनेटिक लॉक देख लेता है तो वह धीरे धीरे कायापलट से गुजरता है। इस प्रक्रिया में लगभग कोई कठिनाई नहीं होगी। लिन फैंग के मामले में यह अलग क्यों था? लिन फैंग भी कारण खोज रहा था। जेनेटिक लॉक को तोड़ना किसी की क्षमता को उत्तेजित करना है। मानव जेनेटिक चेन में अकल्पनीय शक्ति होती है, लेकिन ये जेनेटिक लॉक के पीछे फंसी होती है और किसी को जेनेटिक लॉक को तोड़ना होता है। हालांकि मैं अलग हूं। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने भयानक जानवरों के जीन को मिला दिया है?
लिन फैंग ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने भयानक जानवरों के जीन को एक साथ मिला लिया था। आखिरकार भयानक जानवरों के जीन को एक साथ मिलाने के अलावा वह अन्य पहलुओं में आम मार्शल कलाकारों से अलग नहीं था। ये भयानक जानवरों के जीन का सम्मिलन है और उस पर पूर्ण सम्मिलन है। दूसरे शब्दों में मेरे वर्तमान जीन अब पूरी तरह से मानव जीन नहीं है। अगर मैं केवल आनुवंशिक लॉक देख सकता हूं तो ये सिर्फ मेरा मूल आनुवंशिक लॉक है। क्या अन्य भयानक जानवरों के जीन में भी आनुवंशिक लॉक होते हैं? लिन फैंग ने एक संभावना के बारे में सोचा। अगर इंसानों में आनुवंशिक ताले होते हैं तो क्या भयानक जानवरों में भी आनुवंशिक ताले होते हैं? बहुत कम लोगों ने वास्तव में इस बिंदु पर ध्यान दिया। साधारण मानव मार्शल कलाकार केवल इस बात से चिंतित थे कि क्या वे आनुवंशिक ताला तोड़ सकते हैं। कोई भी ऐसे सिद्धांतों की परवाह नहीं करेगा। अकेले भयानक जानवरों की स्थिति पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त संख्या होना तो दूर की बात है। हालांकि लिन फैंग के लिए चीजें अलग थीं। भयानक जानवरों के जीन को मिलाकर महान शक्ति प्राप्त करने के बाद उसे भयानक जानवरों के जीन के बारे में भी स्थिति को समझना था। इसलिए लिन फैंग ने इस पर ऑनलाइन शोध किया। विशेष रूप से उन्होंने कुछ जीव विज्ञान प्रोफेसरों के शोधपत्र देखे। ये सभी बातें ऑनलाइन खोजने की गईं। ये जानकारी अस्पष्ट थी, लेकिन एक बार पता चलने पर यह आश्चर्यजनक थी। भयानक जानवर भी जीवित प्रतिरूपों के साथ पैदा होते थे, लेकिन भयानक जानवरों के जीवित प्रतिरूप मनुष्यों से अलग थे। मूल रूप से आनुवंशिक लॉक को तोड़ने की क्षमता भयानक जानवरों में जन्मजात थी। उदाहरण के लिए राक्षस के रूप में पैदा हुए थे। दूसरे शब्दों में वे आनुवंशिक लॉक को तोड़ने में सक्षम थे और सामान्य भयानक जानवरों से ऊपर पैदा हुए थे। जहां तक सामान्य भयानक जानवरों की बात है तो उनके लिए आनुवंशिक लॉक को तोड़ना बहुत मुश्किल था। कम से कम इंसानों को पहले कभी ऐसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि कुछ प्रोफेसरों का मानना था कि भयानक जानवर भी जेनेटिक लॉक को तोड़ सकते हैं। बस इतना था कि भयानक जानवर में ज्यादा बुद्धि नहीं थी और उन्होंने मनुष्यों की तरह आनुवंशिक लॉक को लक्षित करने वाली मार्शल आर्ट नहीं बनाई थी। इसलिए यह मूल रूप से आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल था। भयानक जानवरों के लिए प्रजनन लॉक तोड़ना असंभव था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि भयानक जानवरों के लिए जेनेटिक लॉक तोड़ना बिल्कुल असंभव था। ये सिर्फ अटकलें थीं और इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन लिन फैंग के दिमाग में एक विचार कौंध गया। अन्य लोग सोच सकते हैं कि यह एक अविश्वसनीय अटकलबाजी थी, लेकिन लिन फैंग को इस अटकलबाजी पर स्पष्ट रूप से विश्वास था। सामान्य भयानक जानवर भी आनुवंशिक ताला तोड़ने में सक्षम थे। हाँ, यही होना चाहिए। हालांकि मैं आनुवंशिकता लॉक देख सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ एक इंसान के तौर पर मेरा आनुवंशिकता लॉक है। मैंने 4 भयानक जानवरों के आनुवंशिकता लॉक को जोड़ा है। वास्तव में आनुवंशिकता दृष्टिकोण से मैं अब एक शुद्ध इंसान नहीं हूं, बल्कि इंसान और भयानक जानवर का एक भ्रम हूं। भले ही मैं मानव आनुवंशिक लॉक को देखना और कायापलट से गुजरना चाहूं, फिर भी अन्य 4 भयानक जानवरों के जीन मेरे मानव जीन के कायापलट में बाधा डालेंगे। अगर मैं आनुवंशिक लॉक को तोड़ना चाहता हूं, तो मुझे अन्य 4 भयानक जानवरों के आनुवंशिक लॉक को भी तोड़ना होगा। लिन फैंग की बनी हुई और भी चमकी। ये सब एक कल्पना की तरह लग रहा था। इसके अलावा अगर बात बाहर आ गई तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि लिन फैंग को लगा कि इस अटकल की संभावना निश्चितता के करीब थी। संभवतः यही कारण था कि उन्होंने आनुवंशिकता अवरोध को महसूस किया, लेकिन रूपांतरण नहीं कर सके। उसे कारण मिल गया था, इसलिए उसे समाधान के बारे में पता लगाना होगा। ये सिर्फ अन्य 4 भयानक जानवरों के आनुवंशिक नमूनों को तोड़ना होगा, लेकिन लिन फैंग को इस पहलू में कोई अनुभव नहीं था। यहां तक कि जिन अमानवीय भावनाओं ने आनुवंशिक ताला तोड़ा था, उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था। अंततः वे राक्षस भी आनुवंशिक ताला तोड़ने की क्षमता के साथ ही पैदा हुए। साधारण भयानक जानवर पीढ़ी लॉक कैसे तोड़ सकते हैं? पूरी संभावना है कि भयानक जानवर खुद भी नहीं जानते होंगे कि कैसे। लिन फैंग को अब अपनी वर्तमान स्थिति समझ में आ गई थी। ये 5 तालों के बराबर था। कायापलट से गुजरने के लिए उसे 5 ताले तोड़ने थे। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही किसी को ताकत मिलती है, उसे उसी समय कुछ खोना भी पड़ता है। दुनिया निष्पक्ष थी। लिन फैंग ने अन्य 4 भयानक जानवरों के जीन पर भरोसा किया ताकि वह मानवीय स्तर से नीचे व्यवहारिक रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति बन सके। उसके पास उसी तरह के मार्शल कलाकारों के बीच अकल्पनीय ताकत थी। स्तर और लोगों द्वारा ईर्ष्या की जाने वाली प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस प्रकार यदि वह आनुवंशिक ताला तोड़ना चाहता था तो उसे अन्य मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी। 5 आनुवंशिक ताले वास्तव में उतने डरावने नहीं थे जितना माना जाता था। कम से कम लिन फैंग ने पहले से ही एक ताले को देखा था। शेष ताले 4 भयानक जानवरों के आनुवंशिक ताले होंगे। हालांकि इससे पहले किसी भी भयानक जानवर ने आनुवंशिक लॉक को नहीं तोड़ा था, लिन फैंग को लगा कि चूंकि वे सभी आनुवंशिक लॉक थे, इसलिए मनुष्यों और भयानक जानवरों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर वह बाकी 4 भयानक जानवरों के जेनेटिक लॉक को तोड़ना चाहता था, तो उसे पहले भयानक जानवरों के जेनेटिक लॉक को समझना होगा। कैसे? लिन फैंग को पहले से ही एक बार जेनेटिक लॉक को समझने का अनुभव था। दूसरे भयानक जानवरों के जेनेटिक लॉक को समझना कितना मुश्किल होगा। इसलिए लिन फैंग ने तुरंत कार्रवाई की। वह उस अंधकार को याद करता रहा जिसमें वह गिर गया था। उस समय वह एक मानव के रूप में प्रकट हुआ था, जिसका मतलब था कि उसने एक मानव के आनुवंशिक लॉक को महसूस किया था। अब अगर वह भयानक जानवरों के आनुवंशिक ताले को समझना चाहता था, तो उसका पहला लक्ष्य स्वाभाविक रूप से जंगली गोजातिया का आनुवंशिक ताला था। यह पहला प्रकार का भयानक जानवर था जिसके जीन को उसने जोड़ा था और जिसके बारे में उसे सबसे गहरी समझ थी। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि लिन फैंग ने जंगली गोजातीय जीन को समझ लिया था। आनुवंशिक लॉक को तोड़ने के मामले में लिन फैंग के अपने जीन के अलावा जंगली गोजातीय का आनुवंशिक लॉक तोड़ना सबसे आसान होना चाहिए। लिन फैंग ने 3 दिन तक जानकारी एकत्र की और अंततः कारण पता लगा लिया कि वह कायापलट क्यों नहीं कर पा रहा था। चौथे दिन उन्होंने पूरा दिन जंगली गोजातीय पशुओं के आनुवंशिक लॉक को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। वह पहले भी एक बार आनुवंशिक लॉक को महसूस कर चुका था। भले ही वह इस बार जंगली गोजातीय के आनुवंशिक लॉक को महसूस कर रहा था, लेकिन लिन फैंग को यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। उसने बार-बार कोशिश की। इसलिए अपनी उलझन में लिन फैंग एक अद्भुत सपने जैसी भावना में गिर गया, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह अपने आसपास तेज हवा को महसूस कर सकता था, लेकिन उसके आसपास का माहौल एकदम काला था। उसके दिल में घबराहट और डर था। वह बस बेतहाशा भागना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्यों भाग रहा है, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हवा की चीख तेज होती गई। लिन फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने नीचे देखा और पाया कि वह वास्तव में एक जंगली गाय में बदल गया था।
या यूं कहें कि वह खुद एक जंगली गाय थी। N0 वे एल्बन कोसे अपटेडेटी। जंगली गाय अंधेरे जंगल में भागती रही। उसके दिल में एक प्रबल इच्छा थी और वह आजादी की तड़प थी। स्वूश, कुछ समय बाद लिन फैंग ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अभी भी कमरे में ही है। हालांकि बाहर रात काफी हो चुकी थी। तो जंगली गोजातीय का आनुवंशिक ताला जंगली गोजातीय की इच्छा है। यह उसके दिल में आजादी की चाहत रखती है। जंगली गोजातीय जानवर आउटलैंड में केवल एक बहुत ही कामजोरामा के भयानक जानवर थे। उन्हें भयानक जानवर भी नहीं माना जा सकता था। अन्य भयानक जानवर जंगली गोजातीय जानवरों का शिकार करते थे, जबकि मनुष्य भी जंगली गोजातीय जानवरों का सेवन करते थे। जंगली गायें हर दिन अपनी जान बचाने के लिए भागती थीं। वे हर दिन पागलों की तरह भागती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर जंगली गायें आजादी की प्यासी भी थीं। यह अत्यधिक प्यास जंगली गाय के जीन में लगभग गहराई से समा गई थी। भले ही यह पहले से ही मर चुकी थी, भले ही वे लिन फैंग के जीन में विलीन हो चुकी थी, लेकिन यह इच्छा हमेशा की तरह दृढ़ थी। जेनेटिक लॉक तोड़ने का मतलब है बेड़ियां तोड़ना। मैं समझ गया। लिन फैंग को समझ आ गया। अब उसे वास्तव में समझ आ गया। यहाँ तक कि जब उसने पिछले दिनों अपना खुद का जेनेटिक लॉक देखा था, तब भी उसकी समझ में यह अधूरी थी कि जेनेटिक लॉक क्यों तोड़ा जा सकता है। कई मार्शल कलाकारों के लिए भी यही स्थिति थी। वे जेनेटिक लॉक क्यों तोड़ना चाहते थे और वे जेनेटिक लॉक क्यों तोड़ सकते थे, इसके कारण शायद अधिकांश मार्शल कलाकारों को पता नहीं था। हालांकि लिन फैंग को जंगली गोडेटिक के आनुवंशिक नमूने को देखने के बाद समझ में आया। इस समय वह जानता था कि 5 टन तोड़ना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। लिन फैंग ने बहुत देर तक आराम नहीं किया। वह फिर से चक्कर में पड़ गया। इस बार वह एक यूनिकॉर्न में बदल गया। यूनिकॉर्न को अपने सींग से बहुत प्यार था। वे हर दिन अपनी सींग की देखभाल भी करते थे, क्योंकि यह उनका सबसे मजबूत हथियार था और वह औजार था जिससे वे डर सकते थे। लिन फैंग यूनिकॉर्न में बदल गया। उसकी एक ही जुनूनी इच्छा थी और वह अपने सींग की उचित तरीके से रक्षा करना चाहती थी। इसके बाद लिन फैंग सूंड वाले जानवर में बदल गया। सूंड वाले जानवर अत्यंत शक्तिशाली थे, परंतु उनका स्वभाव वास्तव में उदार था। उन्हें उम्मीद थी कि दुनिया की सभी कठिनाइयां उनकी महान शक्ति और लंबे समय से दूर हो सकती हैं। 3 दिनों में लिन फैंग ने पहले ही 3 प्रकार के भयानक जानवरों के आनुवंशिक नमूने देखे थे। उसने जन्मजात जड़ तोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब उसे अंतिम भयानक जानवर के जीवित मूठ का पता चला, तो वह एक साथ सभी 5 मूठ तोड़ने में सक्षम हो जाएगी। केवल इसी तरह से वह अपने आनुवंशिक लॉक को तोड़ सकता था और वास्तव में अपने कायापलट की शुरुआत कर सकता था, अपने जीन को पुनर्गठित कर सकता था और एक अमानवीय विशेषज्ञ बन सकता था। लिन फैंग कभी भी कायापलट के इतने करीब नहीं आया था कि अब आया था। ये लगभग पहुंच के भीतर था। एक बार जब उसने 5 कृत्रिम तोड़ दिए, तो उसने अपने स्वयं के मानव जीन के कायापलट द्वारा अविश्वसनीय शक्ति के अलावा ये भी देखने के लिए उत्सुक था कि 4 भयानक जानवरों के अन्य जीन के लिए उसके लिए क्या अन्य विशेष क्षमताएं लाएंगे। लिन फैंग 6 दिनों तक अपने कमरे में रहा। उसके लिए आखिरी भयानक जानवर के आनुवंशिक लॉक को जोड़ना थोड़ा मुश्किल था, बाकी 3 की तुलना में बहुत कठिन। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक बिल्कुल नए प्रकार का भयानक जानवर था। लिन फैंग को इसका नाम भी पता नहीं था। इसमें अधिक समय लग सकता था। जब लिन फैंग यह अध्ययन कर रहा था कि अंतिम भयानक जानवर के जीन को कैसे देखा जाए, तो फैंग शियू उसे ढूंढते हुए आया। भाई फैंग, क्या तुम तैयार हो? हम पीछे हट रहे हैं। पीछे हटना, ये कब हुआ? लिन फैंग को इस समय आनुवंशिक ताले का उदाहरण माना जा रहा था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था कि आधार में क्या चल रहा था। भाई फैंग, क्या आपको अपने संचार पर संदेश नहीं मिला? मुख्य कमांडर और सभी प्लाटूनों के नेताओं ने पहले ही पीछे हटने का आदेश दे दिया है। ड्रैगन माउंटेन बेस सुरक्षित नहीं है। हमें पहले ड्रैगनलिथ सिटी में पीछे हटना है। हम आज प्रस्थान कर रहे हैं और हम सभी को पीछे हटना होगा। लिन फैंग ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उसके पास पैक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। यह एक आदेश था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से आदेश का पालन करना पड़ा। समझो, मुझे किसी भी चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है और मैं किसी भी समय जा सकता हूँ। भाई फैंग, तो फिर चलो। लिन फैंग को थोड़ी सी खुशी हुई कि उसने अभी तक आखिरी भयानक जानवर के आनुवंशिक लॉक को महसूस नहीं किया है। एक बार जब वह इसे महसूस कर लेगा, तो वह कायापलट से गुजर जाएगी और अपने जीन को फिर से व्यवस्थित कर देगी। फिर उसकी अजीब बीमारी ठीक हो जाएगी। हालांकि पीछे आना में ज्यादा समय नहीं लग रहा। एक बार जब वे ड्रैगनलिथ सिटी में पीछे हट गए, तो वह भयानक जानवर के जीवित रहने के लिए लॉक को महसूस करना जारी रख सकता था। इस बिंदु पर लिन फैंग अब जल्दी में नहीं था। आनुवंशिक ताला तोड़ना लगभग निश्चित था और इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए लिन फैंग और फैंग शियू एक साथ कमरे से बाहर निकले। उन्होंने पाया कि चौक में पहले से ही कई मार्शल आर्टिस्ट घुटने की तरह से दिखते थे। 16 प्लाटून के मार्शल कलाकारों के अलावा कुछ मार्शल कलाकार भी थे जो फ्रंटलाइन पर नहीं पहुंचे थे और कुछ रसदकर्मी भी थे। इस बार उन सभी को पीछे हटना था। चुनौती अंतरिक्ष यान बेस पर बहुत पहले ही आ चुके थे और सभी लोगों को एक के बाद एक ले जा रहे थे। रुको, क्या यूशान अभी तक पीछे हट गया है? जब लिन फैंग ने देखा कि लोग बेस में आ जा रहे हैं और कई लोग अंतरिक्ष यान पर चढ़ रहे हैं, तो उसे अचानक यूशान की याद आ गई। यूशान, भाई फैंग, अगर आप यूशान के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरिट रैंकिंग में 3रे स्थान पर है, तो उसे पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था। अस्पताल में घायलों को सबसे पहले निकाला गया। हम पहले से ही दूसरे बैच में हैं। लिन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है। ड्रैगनलिथ सिटी में वापस आने के बाद मैं अस्पताल में उससे मिलने जाऊंगा। ड्रैगन पर्वत बेस में हर जगह जलयात्रा की तैयारियां चल रही थीं। बहुत से लोग अभी भी इसे छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थे, लेकिन यह एक आदेश था और किसी ने भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। इनमें से कुछ मार्शल कलाकार साहसी थे, कुछ अपने स्वयं के मार्शल कलाकार के लिए यहाँ थे और कुछ यहाँ तक कि साधारण उद्यमी भी, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन कमाने हेतु खतरनाक जानवरों को मारना चाहते थे। हालांकि खतरनाक जानवरों के खतरे का सामना करते हुए अब उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तविकता में कुल मिलाकर मनुष्य अभी भी भयानक जानवर पर बढ़त की स्थिति में थे। फ्रंटलाइन बेस के लिए इस तरह से घरेलू मोर्चे पर शहरों की ओर पीछे हटना बहुत दुर्लभ था। 3 घंटे की छोटी सी अवधि में आधार में मौजूद सभी लोग अंतरिक्ष में सवार हो गए। केवल कुछ शोध संस्थान और अमानवीय विशेषज्ञ ही बचे थे जिन्होंने आनुवंशिक लॉक को तोड़ा था। शोध संस्थान के अध्ययन की जानकारी और उपकरण व्यवस्थित कर रहे थे। ये सभी बहुत ही अनमोल थे और इन्हें बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। चूंकि यह एक रिट्रीट था, इसलिए सभी को वहां से जाना पड़ा।
शोध संस्थान के निष्कर्षों द्वारा बोर्डिंग के लिए एक स्थान भी विशेष रूप से तैयार किया गया था। चीफ कमांडर लॉन्ग डू भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आए। उन्होंने पाया कि प्रोफेसर वेई युआन अभी भी कंप्यूटर के सामने व्यस्त थे और कॉम्प्लेक्स डेटा के एक सेट का विश्लेषण कर रहे थे। प्रोफेसर वेई, अब जाने का समय हो गया है, लॉन्ग डुओ ने धीरे धीरे कहा। सेंट्रल एकेडमी ऑफ साइंसेज से प्रोफेसर वेई युआन को आमंत्रित करने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने ड्रैगन माउंटेन बेस को बहुत मदद की थी। प्रोफेसर वेई युआन पहले से ही बहुत थके हुए थे। उनकी आंखें भी लाल हो गई थीं, लेकिन उनकी आंखें जोश से भरी हुई थीं। जब उसने देखा कि लंबी जोड़ी व्यक्तिगत रूप से आई है, तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, बस थोड़ा और। मुझे 5 और नहीं, 3 और दिन दो और मैं निश्चित रूप से नए भयानक जानवर पर खोज करने में सक्षम हूँ। अच्छे जैसे से, लॉन्ग डुओ ने एक मजबूर मुस्कान दी और कहा, प्रोफेसर वेई, मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से अपनी खोज में सफल होंगे, लेकिन अब समय नहीं है। हमें तुरंत पीछे हटना होगा। एक बार जब हम ड्रैगनलिथ सिटी में पहुंच जाते हैं, तो आप जिस तरह से उस पर खोज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। लॉन्ग डुओ ही एकमात्र व्यक्ति था जो प्रोफेसर वेई युआन को मना सकता था। इसलिए जब उसने सुना कि प्रोफेसर वेई युआन शोध संस्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वह व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर वेई को छोड़ने के लिए मनाने आया। वेई युआन अभी भी थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने अपने शोध में पहले ही कुछ प्रगति कर ली है। इस तरह का नया भयानक जानवर इतना आसान नहीं है। दुर्भाग्य से अब प्रायोगिक डेटा का विश्लेषण करने का समय नहीं है। ठीक है, मैं पहले बेस छोड़ दूंगा। लौटने के बाद मैं इसका अध्ययन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ड्रैगनलिथ सिटी तक। अंत में प्रोफेसर वेई युआन ने अनिच्छा से प्रयोगात्मक डेटा एकत्र किया और अनुसंधान संस्थान के सदस्यों को अंतरिक्ष यान पर ले गए। लॉन्ग डुओ भी अंतरिक्ष यान पर चढ़ गया। उसने नीचे ड्रैगन माउंटेन बेस पर एक लंबी नजर डाली। उसकी आंखें इसे छोड़ने की अनिच्छा से भरी हुई थीं। हालांकि वह एक बेहद शक्तिशाली अमानवीय विशेषज्ञ था, फिर भी उसे एक बेस की देखरेख करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। एक बार जब यह वापसी हो गई, तो पिछले सभी प्रयासों के परिणाम नष्ट हो जाएंगे। ये कहना मुश्किल होगा कि क्या वह भविष्य में फिर से किसी मुख्य क्षेत्र पर नियंत्रण कर पाएगा। हालांकि उसके पास ये कठिन निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि ड्रैगन माउंटेन बेस को बहुत भारी नुकसान हुआ, तो वह NOVL.com पर अपने पसंदीदा नॉवेल्स, इससे उन्हें और अधिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। अंतरिक्षयान तेजी से चल पड़े और ड्रैगन माउंटेन बेस के सदस्यों को ड्रैगनलिथ सिटी की ओर ले गए। ड्रैगन माउंटेन बेस के पीछे हटने से ड्रैगनलिथ सिटी को झटका लगा। हालांकि सरकार ने पहले ही इसका कारण बता दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि ड्रैगन माउंटेन बेस भयानक जानवरों के हमलों का सामना करने में असमर्थ था, बल्कि यह सिर्फ एक रणनीतिक वापसी थी। इस रणनीतिक वापसी के पीछे वास्तव में क्या चल रहा था, ये सरकार के कुछ विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से समझाएंगे। हालांकि ड्रैगन माउंटेन बेस के केवल उच्च अधिकारियों को ही इसका असली कारण पता था। ड्रैगन माउंटेन बेस के मार्शल कलाकारों को भी स्पष्ट रूप से पता नहीं था। उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर निर्णायक लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में विजयी थे और हारे नहीं थे। अगर वे जीत गए थे तो उन्हें पीछे क्यों हटना चाहिए। इस प्रकार इस अवधि के दौरान ड्रैगनलिथ सिटी में बहुत सी चर्चाएं हुई। वे सभी ड्रैगन माउंटेन बेस के पीछे हटने के पीछे के कारण के बारे में थे। सभी प्रकार की राय थी, लेकिन कोई अफवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सरकार ने पहले से ही सभी प्रकार के उपाय किए थे जो लोग फैलाते हैं। अफवाहों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चल रहा है। इस मामले में सरकार बहुत कुशल थी। कुछ घंटों बाद दर्जनों हवाई जहाज ड्रैगनलिथ शहर में उतरे। कई मार्शल कलाकार आखिरकार लंबे समय के बाद मानव शहर में लौट आए। जब वे अग्रिम मोर्चे पर भयानक जानवरों से लड़ रहे थे, तो वे सभी मानसिक रूप से तनावग्रस्त थे। अब जब वे आखिरकार पीछे हट गए थे, तो वे ठीक से आराम भी कर सकते थे। लिन फैंग और फैंग शियू भी अंतरिक्ष यान से उतरे और उन्हें माइरियाड अकादमी के अस्थायी निवास में रहने की व्यवस्था की गई। फैंग शियू ने उत्साह से कहा, भाई फैंग, हम आखिरकार सब कुछ खत्म करके घर की सीमा पर लौट आए हैं। ये जगह फ्रंटलाइन से बहुत बेहतर है। बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं। कुछ मजा। ड्रैगनलिथ सिटी में मेरे कुछ दोस्त हैं। लिन फैंग ने फैंग शियू की बाकी बातें नहीं सुनी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम जाओ और मौज करो। मैं पहले अपने घर वापस जा रहा हूँ। इसके साथ ही लिन फैंग अकेला चला गया। फैंग शियू ने अपने दांत पीस लिए। वह जानता था कि लिन फैंग मेहनती था, लेकिन उसमें उस तरह की दृढ़ता नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से वह अग्रिम मोर्चे पर तैनात होने के कारण तनाव में था। अब जब वह वापस शहर में आ गया था, तो वह मौज मस्ती करने का मौका कैसे छोड़ सकता था। इसलिए फैंग शियू ने तुरंत अपना अस्थायी निवास छोड़ दिया और अपने दोस्तों के पास कुछ मौज मस्ती करने चला गया। लिन फैंग वाकई बहुत मेहनती था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे जल्द से जल्द जेनेटिक लॉक को तोड़ना था और अपने जीन को फिर से बनाना था। इसके अलावा वह पहले से ही 3 प्रकार के भयानक जानवरों के आनुवंशिक लॉक को महसूस कर चुका था। अब केवल अंतिम प्रकार के भयानक जानवर के जीन बचे थे। उसे जल्द ही आनुवंशिक लॉक को महसूस करना होगा। हालांकि आखिरी भयानक जानवर के आनुवंशिक लॉक को समझना थोड़ा मुश्किल था, जो कि मांस के कीड़े वाला भयानक जानवर था जिसे लिन फैंग ने जोड़ा था। लिन फैंग ने इसे महसूस करने के पिछले कुछ तरीकों की कोशिश की, लेकिन वे सभी कुछ हद तक असफल रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मांस कीड़े जैसे भयानक जानवर के बारे में बहुत कम जानता था। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, सिवाय इस तथ्य के कि इन भयानक जानवरों में बहुत मजबूत पुनर्योजी क्षमताएं थीं। बाकी के बारे में लिन फैंग को ज्यादा जानकारी नहीं थी। लगातार 3 दिनों तक कमरे में रहने के बाद भी लिन फैंग को मांस के कीड़े के भयानक जानवर पर आनुवंशिक ताला नहीं लग पाया। वह चिंता का एक निशान महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और परिणामस्वरूप कुछ हद तक निराश हो गया। ऐसी स्थिति में आनुवंशिक लॉक को समझना और भी कठिन था। कुछ सोचने के बाद लिन फैंग ने ड्रैगनलिथ शहर जाने के लिए अपना घर छोड़ने का फैसला किया। उसे अभी यूशान का दौरा करना था। उसकी नज़र में यूशान उन कुछ अच्छे दोस्तों में से एक था जो जीवन और मृत्यु में उसके साथ था। एक ऐसी दोस्ती जिसने मृत्यु के परीक्षणों से गुजरा था, उसे भूलना असंभव था। जल्द ही लिन फैंग अस्पताल पहुंच गया। उसने इसके बारे में पूछताछ की थी। ड्रैगन माउंटेन बेस में सभी हताहतों को ड्रैगनलिथ सिटी के अस्पताल में भेजा गया था। इसके अलावा लिन फैंग ने वास्तव में अस्पताल में कई घायल मार्शल कलाकारों को देखा था। ये सभी घायल मार्शल कलाकार मूल रूप से निर्णायक लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर घायल हुए थे। उनकी ज्यादातर चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं और केवल मामूली चोटें थीं, इसलिए उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
हालांकि जब लिन फैंग ने यूशान की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि यूशान को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसने 3 दिन पहले ड्रैगनलिथ सिटी छोड़ दी थी। क्या यूशान का अंग नहीं काटा गया था? उसे छुट्टी क्यों दी गई? यह आदमी अस्पताल से छुट्टी मिलने की भी तीव्र इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से उसने उसे प्रक्रिया के माध्यम से छुट्टी दे दी। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गया है? मुझे लगता है कि वह स्वास्थ्य लाभ के लिए घर चले गए। लिन फैंग को बस इतनी ही जानकारी मिली। ध्यान से सोचने पर यूशान कभी एक गर्वित मार्शल कलाकार था। अब जब उसने अचानक अपने पैर खो दिए थे तो यह निश्चित था कि वह अब किसी अन्य प्रसिद्ध मार्शल कलाकारों का सामना नहीं करना चाहती थी और स्वाभाविक रूप से वह छुट्टी चाहती थी। हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिलने पर कोई बुरी बात नहीं थी। वह घर पर आराम कर सकती थी और अपना बाकी जीवन शांति से जी सकती थी। भविष्य में अगर लिन फैंग आनुवंशिक ताला तोड़ने में सफल हो जाता है और अब उसे अपनी अजीब बीमारी से पीड़ित नहीं होना पड़ता है तो उसे अभी भी यूशान से उसके घर पर मिलने का मौका मिलेगा। जैसे ही लिन फैंग अस्पताल से बाहर निकलने वाला था उसने अचानक दर्द से कराने वाली चीख सुनी। फिर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर अफरा तफरी मच गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है। क्या हुआ? लिन फैंग ने ऊपर की ओर तेजी से भाग की आवाज सुनी। कई नर्सें और महिलाएं झटके से नीचे की ओर भागे थे। उनके हाव भाव से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें किसी भयानक घटना का सामना करना पड़ेगा। जल्दी से सुरक्षा दफ्तर को फोन करो। वहां राक्षस हैं। कहा जाता है कि पश्च में से एक ने भारी सांस ली। राक्षस कौन से? नीचे के लोग असमंजस में थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुरक्षा कार्यालय के कर्मचारी पहले ही आ चुके थे। लिन फैंग के दृष्टिकोण से वे सभी उच्च स्तरीय पेशेवर मार्शल कलाकार थे। अंततः अस्पताल कोई आम जगह नहीं थी। सुरक्षा काफी कठिन थी। चूंकि ड्रैगन माउंटेन बेस से कई भयभीतों को यहां लाया गया था इसलिए ये सामान्य से भी ज्यादा कठिन था। सुरक्षा कार्यालय ने लोगों को बाहर निकालना शुरू किया, फिर कर्मचारियों को ऊपर भेज दिया। बैंग बैंग, ऊपर की मंजिल पर भीषण युद्ध छिड़ गया, लेकिन जल्द ही युद्ध शांत हो गया। कई मार्शल कलाकार खून से लथपथ और खतरों के भाव के लिए नीचे की मंजिल पर भाग गए। राक्षस, अस्पताल में काफी पहले ही लोगों को खाली छोड़ा जा चुका था। जैसे ही सुरक्षा कार्यालय से मार्शल आर्टिस्ट वापस लौटे, दूसरी मंजिल पर अराजकता फैलाने वाले राक्षस आखिरकार सामने आ गए। वहां एक पूरे अस्पताल का भूत सवार था जिसका लिंग अब तक नहीं काटा जा सकता था। जब वह दूसरी मंजिल से लड़खड़ाते हुए नीचे आया तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका हाव भाव अत्यंत सुंदर था और उसकी नजर पहले से ही बेकाबू थी। हालांकि उसका हाथ अभी भी फैला हुआ था, मानो वह कुछ काम की कोशिश कर रहा हूं। धमाका! अचानक मरीज का सिर फट गया, खून चारों तरफ फैल गया। उसके सिर से एक बहुत बड़ा मांस का कीड़ा धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर आया। और फिर जैसे ही उसने मांस का कीड़ा देखा उसने तुरंत अपना मुंह खोला और रोगी की लाश को निगल लिया। उसका शरीर भी तेजी से गिर गया। एक मांस कीड़ा, भयानक जानवर। लिन फैंग ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसका जबड़ा भी खुला रह गया और उसका बुरा अविश्वास से भर गया। वह मांस के भगवान के भयानक जानवर से अधिक परिचित नहीं हो सकता था। उसने अपने हाथों से अनगिनत मांस के भयानक जानवरों को मार डाला था। यहां तक कि मांस के भयानक कुत्ते जानवर राजा की भी लिन फैंग के हाथों मौत हो गई थी। लिन फैंग इस जीवन में मांस की भयानक जानवर की उपस्थिति को कभी नहीं भूला, लेकिन उसके सामने क्या हो रहा था? क्या मांस की भयानक जानवर इसी तरह पैदा होते थे, किसी व्यक्ति के सिर से निकलकर? यह अत्यंत अकल्पनीय एवं विनाशकारी था। स्प्लैट स्प्लैट स्प्लैट। इस समय कुछ और मांस कीड़े मलबे से नीचे रेंगते हुए आते हैं। वे सभी मांस कीड़े के भयानक जानवरों की तुलना में बहुत छोटे थे, इसलिए सामने वाले चेहरे को पहले पंक्ति में रखा गया था। हालांकि हर बार जब वे किसी शव को खाते थे तो उनके शरीर का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता था। धत्तेरी की! लिन फैंग के शरीर से हत्या की भावना फूट पड़ी। इन भयानक जानवरों ने चाहे जैसे भी मानव सिर से बाहर निकला हो, इन क्रूर भयानक जानवरों का सामना करते समय लिन फैंग की हत्या की भावना बढ़ गई। वह तुरंत मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवरों की ओर बढ़ गया। ड्रैगनलिथ सिटी अनुसंधान संस्थान की एक अस्थायी अनुसंधान सुविधा। शोध संस्थान में हमेशा अपर्याप्त जनशक्ति थी। व्यावहारिक रूप से अधिकांश कर्मचारी प्रोफेसर वेई युआन के लिए यहाँ थे। इनमें से लगभग सभी लोग उनके छात्र थे, जिनमें स्नातक छात्र और पीएचडी छात्र शामिल थे। वेई युआन की शैक्षणिक स्थिति बहुत अच्छी थी और वह प्रयोगों के संचालन में भी बहुत सख्त था। जब वह 3 दिन पहले ड्रैगनलिथ सिटी पहुंचा तो उसने तुरंत एक अस्थायी अनुसंधान सुविधा बनाने के लिए जगह ढूंढी, उपकरण वहां रखे और काम पर लग गया। 3 दिन और 3 रातों में वेई युआन ने कुल मिलाकर 10 घंटे से भी कम समय आराम किया। वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, शौकिया भी नहीं। उसकी ऊर्जा सीमित थी और 3 दिनों तक लगातार काम करने के बाद वह लगभग पतन के कगार पर था। हालांकि वेई युआन ने प्रयोगशाला में रहने पर जोर दिया, क्योंकि नतीजे जल्द ही सामने आने वाले थे। सच में उसे हमेशा से यह अंदेशा था कि नए प्रकार का भयानक जानवर शायद अब तक के सभी शिकारियों से ज्यादा भयानक होगा। प्रोफेसर, परिणाम आ गए हैं। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा खतरनाक जानवर कभी नहीं देखा। शोध संस्थान के पीएचडी ने परीक्षण रिपोर्ट देखी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वेई युआन ने उससे टेस्ट रिपोर्ट ली। जब उसने उस पर डेटा की लंबी स्ट्रिंग देखी तो उसका चेहरा भी चादर की तरह सफेद हो गया। यहां तक कि उसका शरीर भी कांप रहा था। आपके पसंदीदा नॉवेल्स NOVL.com पर। क्या आप आश्वस्त हैं कि डेटा सटीक है? प्रोफेसर, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर यह सच है तो कुछ लोग अब आगे नहीं बढ़ सके। अगर यह सच है तो यह मानव जाति के लिए एक आपदा होगी। वेई युआन ने गहरी सांस ली। वह अच्छी तरह जानता था कि इस डेटा रिपोर्ट का क्या मतलब है। हम तुरंत चीफ कमांडर को खोजने जाएंगे। आप सभी प्रयोगशाला में रहें और अपना शोध जारी रखें। सुनिश्चित करें कि कोई गलती ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए, उनकी कमजोरी को खोजने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि वेई युआन जानता था कि इन भयानक जानवरों की कमजोरी का पता लगाना कितना मुश्किल था। वेई युआन ने प्रयोगशाला को जल्दी से छोड़ दिया। वह जितनी जल्दी हो सका ड्रैगन माउंटेन बेस के चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ के पास गया। इस समय लॉन्ग डुओ वास्तव में ड्रैगनलिथ सिटी में सरकारी अधिकारियों के साथ अनुवर्ती मामलों पर चर्चा कर रहा था। आखिरकार ड्रैगन माउंटेन बेस कम से कम कुछ समय के लिए ड्रैगनलिथ सिटी में काम करेगा। ड्रैगनलिथ सिटी के स्थानीय अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी था। चीफ कमांडर, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की रिपोर्ट देनी है। औपचारिक अवसर की अनदेखी करते हुए वेई युआन उत्सुकता से बैठक स्थल में पहुंचा। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि वे प्रोफेसर वेई युआन को जानते थे, इसलिए उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा।
इसके बजाय वे लॉन्ग डुओ की तरफ देखने लगे। लॉन्ग डुओ मुस्कुराया और कहा, प्रोफेसर वेई, क्या गड़बड़ है? चीफ कमांडर, यह नए प्रकार के भयानक जानवरों के बारे में परीक्षण रिपोर्ट है। हमने उन भयानक जानवरों की प्रकृति को अच्छी तरह से जान लिया है, लेकिन परिणाम। वेई युआन एक पल के लिए रुका, लेकिन आगे नहीं बोला। हालांकि उसके चिंतित चेहरे ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। लॉन्ग डुओ का दिल बैठ गया। वह जानता था कि यह अच्छी खबर नहीं हो सकती, इसलिए उसने सभी को अलविदा कहा और प्रोफेसर वेई युआन को एक शांत कमरे में ले गया। प्रोफेसर वेई, बस मुझे बताइए, आपके शोध संस्थान ने क्या खोज की? वेई युआन ने अपनी भावनाओं को शांत किया और धीमी आवाज में कहा, चीफ कमांडर, हम हाल ही में उन नए खतरनाक जानवरों पर शोध कर रहे हैं। हमारा अनुमान है कि वे संभवतः शिकारी हैं। अब हमने इसकी पुष्टि कर दी है। तो वे वास्तव में शिकारी हैं। ये सुनकर लॉन्ग डुओ अपने दिल को डूबने से नहीं रोक सका। अगर वे सिर्फ शिकारी हैं तो ये भयानक है, लेकिन हमें पहले से ही शिकारियों से निपटने का अनुभव है। हालांकि इस बार शिकारी ऐसे नहीं हैं जिन्हें हल्के में लिया जा सके। उनकी कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती हैं और उनमें कोशिकीय गतिविधि का स्तर आश्चर्यजनक होता है। हमारे शोध के अनुसार मूल शरीर से अलग होने के बाद उनकी कोशिकाएं लगभग 10 दिनों तक जीवित रह सकती हैं। इसके अलावा एक बार जब उन्हें खाने के लिए ऊर्जा मिल जाती है तो वे विभाजित होकर नए जनक बन सकते हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि ये भयानक जानवर परजीवी हैं। परजीवी? लॉन्ग डुओ का दिल धड़क उठा। परजीवी? कितना भयानक शब्द है। यह एक तरह का भयानक भयानक जानवर था जिसकी कल्पना कभी साइंस फिक्शन फिल्मों में की जाती थी। प्रोफेसर वेई, यह कोई मजाक नहीं है। क्या आपको यकीन है कि वे खतरनाक जानवर परजीवी हैं? हम पुष्टि कर सकते हैं कि वे परजीवी हैं। हमारे विश्लेषण के अनुसार एक बार जब वे मेजबान पर परजीवी हो जाते हैं तो लगभग 7 से 10 दिनों की ऊष्मायन अवधि होगी, या शायद इससे भी अधिक। ये सब विशिष्ट प्रयोगों की आवश्यकता है। हालांकि एक बात की पुष्टि की जा सकती है, उनकी परजीवी क्षमताएं अत्यंत हैं, मजबूत है, और वर्तमान में हमारे पास परजीवी होने के उनके साधनों को जानने का कोई तरीका नहीं है। 7 से 10 दिन, यह इतना जल्दी कैसे हो सकता है? लॉन्ग डुओ आखिरकार एक अमानवीय विशेषज्ञ था। वह मामले के बारे में ध्यान से सोचने के लिए जल्दी से शांत हो गया। जल्द ही लॉन्ग डुओ के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आया। यानी अगर यह परजीवी भयानक जानवरों द्वारा बनाई गई योजना है तो वे कुछ दिन पहले अपनी मर्जी से पीछे हट गए, इसलिए नहीं कि लिन फैंग ने उनके भयानक जानवर राजा को मार दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पहले ही परजीवी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। वे बस हमारे लोगों के पीछे हटने का इंतजार कर रहे थे। अगले शहर में, अगर यह सच में मामला है, लानत है, ड्रैगनलिथ सिटी को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। ड्रैगन माउंटेन बेस के कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ड्रैगनलिथ सिटी नहीं छोड़ सकते। लॉन्ग डुओ ने तुरंत सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचा। भनभनाना, लॉन्ग डुओ का संचारक हिंसक रूप से कंपन करने लगा। चीफ कमांडर, अस्पताल में एक भयानक जानवर के हमले की घटना हुई थी। वे मांस कीड़े के भयानक जानवर किसी तरह पशुओं के शरीर से बाहर निकले। स्थिति गंभीर है और अराजकता पहले ही फैल चुकी है। मांस कीड़े के भयानक जानवर कीड़ों, स्कूलों, शॉपिंग मॉल और जानवरों में देखे गए हैं। संचार परकित सामग्री देखकर लंबी जोड़ी का चेहरा पीला पड़ गया। यहां तक कि वह जैसा अमानवीय विशेषज्ञ भी लगभग बेहोश हो गया। हमारा काम खत्म हो गया है। अब लॉन्ग डुओ के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आया, वे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अस्पताल में अनगिनत मरीज, डॉक्टर और नर्सें घबराए हुए थे। उनके पास ज्यादा सैन्य शक्ति नहीं थी और ऐसी आपात स्थिति से निपटने में उन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। इसके अलावा मांस कीड़े जैसे भयानक जानवर जो कहीं से भी प्रकट हो जाते थे, वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। जब तक कोई उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार न हो, उनसे निपटना मुश्किल था। मांसभक्षी भयानक जानवर स्वभाव से हिंसक थे और उन्हें खाने में मजा आता था। उनकी चाल की गति भी बहुत तेज थी। पलक झपकते ही एक मांसभक्षी भयानक जानवर एक मरीज के सामने आ गया। मरीज एक छोटा लड़का था और उसने अभी भी मरीज का गाउन पहना हुआ था। जब उसने मांस कीट के भयानक जानवर को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे कांप उठा। यहाँ मत आओ, मेरे भाई को मत खाओ। लड़के के बगल में सिर्फ 13 या 14 साल की एक लड़की थी। हालांकि वह लड़की भी डरी हुई थी और कांप रही थी। उसने अपने होंठ काटे और अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। बहन, मुझे डर लग रहा है। ज़ियाओ युन, डरो मत, तुम्हारी बहन यहाँ है। लड़की ने छोटे लड़के को कसकर गले लगा लिया। वह अपने आसपास के लोगों से मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उन विशालकाय और बीभत्स खतरनाक जानवरों को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़े। मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर ने अपना भूखा मुंह खोला, छोटे लड़के और लड़की को एक ही घूंट में निगलने के लिए तैयार। लड़की केवल अपने भाई के सिर को कसकर पकड़ सकती थी, जबकि उसका शरीर डर से हिंसक रूप से कांप रहा था। भले ही उसे मरना पड़े, वह अपने भाई की रक्षा करेगी। राक्षस, मर जाओ। अस्पताल के पूरे हॉल में अचानक एक गहरी चीख गूंज उठी। इसके तुरंत बाद मांस कीड़े के भयानक जानवर के पीछे एक आकृति दिखाई दी। एक मुक्का मारने से मांस कीड़े के भयानक जानवर पर एक अद्वितीय बल का प्रभाव पड़ा। उसका विशाल शरीर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और उसका खून और जमीन पर टूटा हुआ मांस बिखरा हुआ था। भयानक जानवर मर चुका था। लड़की अभी भी बेहोश थी। एक मजबूत हाथ ने उसे और उसके भाई को ऊपर उठाया। क्या तुम ठीक हो? जल्दी से छुप जाओ, यहाँ सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। लड़की को अपने उद्धारकर्ता की उपस्थिति भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखी। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक देवदूत की तरह था जो उसे और उसके भाई को बचाने के लिए स्वर्ग से उतरा था। वूश, वह आदमी तुरंत वहां से चला गया और उन भयानक जानवरों का शिकार करना जारी रखा। हमारे उद्धारकर्ता, उनका नाम नहीं पूछा है, लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन अस्पताल में अब बहुत अव्यवस्था हो गई है। यहाँ रहना वाकई असुरक्षित है। वह बस उस छवि को अपने दिमाग में ही अंकित कर सकती थी और फिर अपने भाई को गोद में लेकर अस्पताल से बाहर भाग गई। स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति ने उन्हें बचाया वह लिन फैंग था। वह त्रासदी के दौरान चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। इस समय लिन फैंग ने पहले से ही अपना कर्ण कृपाण निकाल लिया था, जिसे वह हर समय अपने साथ रखता था। एक मांसल भयानक जानवर को मुक्का मारकर मारने के बाद उसने अपने पैरों को पटक दिया और मांसल भयानक जानवरों की ओर तोप के गोले की तरह हमला किया। लिन फैंग ने कृपाण घुमाया। मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर लिन फैंग के एक भी वार का विरोध नहीं कर सके। उसने व्यवहारिक रूप से प्रत्येक को कृपाण के एक वार से मार गिराया। टकराना, लिन फैंग एक छलांग में दूसरी मंजिल पर कूद गया। यहाँ और भी कई मांस कीड़े जैसे भयानक जानवर थे। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर मरीज थे जो भयानक जानवरों में बदल गए थे। उनमें से लगभग 1 दर्जन थे। वे अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे और लोगों को देखते ही खा जाते थे।
सबसे बड़ा वाला आम मांसल कृमि से लगभग 2 गुना बड़ा था। वह पहले ही कम से कम 1 दर्जन लोगों को खा चुका था, इसलिए उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया था। हालांकि वह लिन फैंग के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। लिन फैंग ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इन मास्कीट जैसे भयानक जानवरों में भयानक पुनर्योजी क्षमताएं थीं। केवल सिर काटकर ही उन्हें पूरी तरह से मारा जा सकता था। दरअसल ये भयानक जानवर उन आम मांसल भयानक जानवरों के समान थे जिनका सामना लिन फैंग ने अग्रिम मोर्चे पर किया था। उनमें से कोई भी कुलीन भयानक जानवर नहीं था। हालांकि उनकी शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमता और उनके चौंकाने वाले तरीके के कारण कई लोग उनके सामने आ गए, उनसे भयभीत। हालांकि जब तक कोई सही तरीका समझ लेता है तब तक इन मास्कीट भयानक जानवरों को मारना मुश्किल नहीं था। आखिरकार भले ही उनके पास शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमताएं हों, लेकिन वे पहले से भयानक जानवर राजा के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। उनके सिर कट जाने के बाद वे कमोबेश मर जाएंगे। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर भयानक जानवरों से निपटने के बाद लिन फैंग अस्पताल से बाहर निकला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पूरी सड़क पर अराजकता फैल चुकी थी। दर्जनों मांसभक्षी भयानक जानवर पहले ही दिखाई दे चुके थे और सड़कें मूल रूप से खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं। इतने सारे मास्कीट जैसे भयानक जानवर क्यों हैं? लिन फैंग की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। अब लगभग पूरे ड्रैगनलिथ शहर में तबाही मच गई थी। चाहे उसकी युद्ध क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह कहना मुश्किल था कि उन्हें एक एक करके मारने में कितना समय लगेगा। इसके अलावा इन मास्कीट जैसे भयानक जानवरों की शक्ल बहुत ही विचित्र थी। जिस तरह से वे लोगों के शरीर से बाहर निकलते थे, क्या ये परजीवीपन था? धीरे धीरे समय बीतता गया। पूरा शहर अराजकता में डूब गया। हालांकि सरकार और ड्रैगन माउंटेन बेस के उच्च अधिकारी सभी सम्मेलन कक्ष में एकत्र हुए थे। चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, स्थिति गंभीर है। वर्तमान स्थिति के अनुसार ये पहले ही पुष्टि हो चुकी है कि उन मांसल कीड़ों वाले भयानक जानवरों में परजीवी क्षमता होती है। उनका ऊष्मायन काल केवल कुछ दिनों का होता है। मैं द्वारा घोषणा करें कि ड्रैगनलिथ शहर मार्शल लॉ और सैन्य विनियमन के अधीन है। एक बार जब वे शहर में प्रवेश कर जाते हैं तो किसी को भी इससे बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। चाहे वह कोई भी हो, जिसमें मैं भी शामिल हूं, किसी को भी ड्रैगनलिथ शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि यह पता न चल जाए कि हम भयानक परजीवी बीज ले जा रहे हैं या नहीं। जानवर उल्लंघनकर्ताओं पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जाएगा। लॉन्ग डुओ का आदेश सुनकर नीचे बैठे लोग तुरंत चर्चा में लग गए। सभी इस दृष्टिकोण से असहमत थे। आखिरकार यह उनके जीवन और आजीविका से जुड़ा था। चीफ कमांडर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें इसका परीक्षण करने का कोई तरीका कभी नहीं मिलता तो क्या हमें हमेशा के लिए ड्रैगनलिथ सिटी में ही रहना चाहिए? ये सही है। अगर हमें कोई नहीं मिला तो हम ड्रैगनलिथ सिटी के साथ डूब जाएंगे। क्या इस समय वे शांत स्वभाव वाले अधिकारी भी हैरान थे? वे मरना नहीं चाहते थे, दूसरों के साथ मरना तो दूर की बात थी। नहीं, मुझे आपत्ति है। बिल्कुल नहीं, ये सही है। भले ही स्थिति गंभीर हो, लेकिन ये तरीका उचित नहीं है। पूरे ड्रैगनलिथ शहर में 30 लाख निवासी हैं। उन सभी को क्या मरना चाहिए? ये बेतुका है। बिल्कुल नहीं। चीफ कमांडर की चादरें हो गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पहले ही अन्य मानवीय उम्मीदवारों को स्टेशन और शहर से बाहर जाने वाले चौराहों की रखवाली करने का आदेश दे दिया है। भले ही आप चाहें, आप तब तक नहीं जा सकते जब तक कि आप मानवता के खिलाफ अपराध के लिए नहीं लड़ना चाहते। कवर रूम में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर उदासी थी। मानवता के विरुद्ध अपराध मूल रूप से सबसे बुरे अपराध थे। एक बार ऐसा होने पर यह उनके पूरे परिवार को भी अपना उपहार में ले जाता था और वे कभी भी इसे उबर नहीं पाते थे। हालांकि वे इस तरह से अपनी जान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन चौराहों को घेरने और बिना अनुमति के ड्रैगनलिथ शहर से गाने की हिम्मत नहीं की। प्रोफेसर वेई, मुझे बाकी के लिए आपके शोध संस्थान को परेशान करना होगा। मैं ड्रैगनलिथ सिटी के सभी विश्वासों को आपकी कमान के लिए तैनात करूंगा। प्रोफेसर वेई, आपको ये पता लगाना होगा कि मांस के कीड़े के भयानक जानवरों के परजीवी जीवों का पता कैसे लगाया जाए, उन भयानक जानवरों को प्रभावी ढंग से कैसे खत्म किया जाए और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। परजीवितावाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। ड्रैगनलिथ शहर के 30 लाख नागरिक आप पर भरोसा कर रहे हैं, प्रोफेसर वेई। इसके साथ ही मुख्य कमांडर लंबे समय तक डटे रहे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर वेई युआन को प्रणाम किया। चीफ कमांडर, चिंता मत करो, मैं मिशन पूरा कर लूंगा ताकि मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इतना कुछ हुआ कि प्रोफेसर वेई मुहे और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए। चीफ कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? सबने लंबी जोड़ी की ओर देखा। मैंने ड्रैगनलिथ सिटी की स्थिति के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही बता दिया है। अभी के लिए तुरंत समाचार प्रसारित करें और सरकार के निर्णय की घोषणा करें। जहां तक हमारा सवाल है तो कोई सवाल ही नहीं है। हम भयानक जानवरों को मार देंगे। ये कहने के बाद लॉन्ग डुओ तुरंत वहां से चले गए। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। भयानक जानवर को मारने के अलावा वह केवल प्रोफेसर वेई युआन के शोध संस्थान द्वारा जल्द से जल्द परिणाम देने का इंतजार कर सकता था। सड़कों पर अराजकता थी। मांसाहारी भयानक जानवर हर जगह तबाही मचा रहे थे। अनगिनत मासूम आम लोग बेतहाशा भाग रहे थे। हालांकि ये भयानक जानवर छतों और दीवारों तक पहुंच सकते थे और लगभग हर जगह पहुंच सकते थे। यहां तक कि अगर लोग ऊंची इमारतों में रहते थे तो मांसाहारी भयानक जानवर ऊपर चढ़ सकते थे उन्हें आसानी से। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर लोगों पर कैसे परजीवी बनते हैं। वे भयानक जानवरों से कैसे बच सकते थे जब उन्हें यह भी नहीं पता था कि परजीवीपन कैसे होता है। कोई भी निश्चित नहीं था कि वे परजीवी बनेंगे या नहीं। कुछ ही घंटों में विशाल ड्रैगनलिथ शहर अराजकता में तब्दील हो गया। स्विश, लिन फैंग द्वारा एक भयानक मांसकीट जानवर का सिर काटने के बाद एक औपचारिक सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक चौक में विशाल स्क्रीन पर दिखाई दिया। ये सिर्फ चौक में लगी बड़ी स्क्रीन की बात नहीं थी। लगभग सभी टेलीविजन स्क्रीन पर अधेड़ उम्र के आदमी की तस्वीर दिखाई दे रही थी। ड्रैगनलिथ के नागरिकों ने एक नजर में ही पहचान लिया कि अधेड़ उम्र का यह आदमी ड्रैगनलिथ शहर का मेयर था। मेयर की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने भारी स्वर में कहा, ड्रैगनलिथ सिटी के सभी नागरिक, ड्रैगनलिथ सिटी में भयंकर भयानक जानवरों के हमले के मद्देनजर, जो अभी भी बढ़ रहा है, हम नगरपालिका सरकार के आदेश की घोषणा करते हैं। पूरा शहर मार्शल लॉ और सैन्य विनियमन के अधीन है। तत्काल प्रभाव से किसी को भी बिना अनुमति के ड्रैगनलिथ शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जाएगा। नागरिकों, घबराएं नहीं, जितना हो सके घर पर ही रहें। हमने पहले ही दूसरे शहरों से सहायता राशि का अनुरोध किया है।
सहायता राशि जल्द ही पहुंच जाएगी। साथ ही हमारे शोधकर्ता परजीवीवाद और खतरनाक जानवरों के संक्रमण के तरीकों का अध्ययन करने के लिए शीर्ष गति से काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस खतरनाक जानवर को खत्म करने में सक्षम होंगे। भयानक जानवर जल्द ही हमला करेगा। इस प्रकार ड्रैगनलिथ सिटी के सभी नागरिकों और मार्शल कलाकारों से आह्वान किया जाता है। आप अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं और भयानक जानवरों को मार सकते हैं। नगरपालिका सरकार के सभी सदस्य भी ड्रैगनलिथ सिटी में मजबूती से खड़े रहेंगे और सभी नागरिकों के साथ अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जैसे ही मेयर का चेहरा गायब हुआ, पूरी सड़क पर मौजूद भीड़ अचानक से खामोश हो गई। ड्रैगनलिथ शहर में मार्शल लॉ लागू था, ये सैन्य नियंत्रण में था और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब था कि वे ड्रैगनलिथ सिटी में फंस गए थे। एक बार जब ड्रैगनलिथ सिटी इन भयानक जानवरों द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो वे केवल ड्रैगनलिथ सिटी के साथ ही मर सकते थे। एक क्षण के लिए हवा में तरह तरह की चीखें और गालियां गूंजने लगीं। पूरे शहर का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। लिन फैंग को मेयर के नोटिस के बारे में भी पता था। उसे ये भी पता था कि इसका क्या मतलब है। हालांकि आम लोगों से अलग, उसने सरकार के नजरिए से भी चीजों को देखा। अभी ये मांस कीड़े जैसे भयानक जानवर स्पष्ट रूप से मानव पर परजीवी हो सकते हैं और संक्रमण का तरीका अभी भी स्पष्ट नहीं है। यदि ड्रैगनलिथ शहर के लोगों को प्लेग या अन्य संक्रामक बीमारियों की तरह की अनुमति दी गई, तो यह अन्य स्थानों के लिए खतरा पैदा करेगा। ड्रैगनलिथ सिटी में मार्शल लॉ लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पहले ड्रैगनलिथ सिटी छोड़ चुके हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जाना चाहिए। हालांकि ये ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में अधिकारियों या अमानवीय भावनाओं को चिंतित होना चाहिए। अब लिन फैंग के पास बस इतना ही था कि वह सभी भयानक जानवर को मार डालेगी। हालांकि ड्रैगनलिथ सिटी पूरी तरह से अराजकता में थी, लेकिन सरकार, पुलिस, सेना और मार्शल कलाकारों की भागीदारी के साथ सभी ने बड़े पैमाने पर भयानक जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। इसलिए खूनी नरसंहार के बीच पूरा शहर धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि भयानक जानवरों के कहर से होने वाले नुकसान के अलावा इंसानों द्वारा की गई आपदाएं भी थीं। ये जानते हुए कि वे संभवतः ड्रैगनलिथ सिटी के साथ ही नष्ट हो जाएंगे, कई लोगों को पागलों में बदलना पड़ेगा। पाप भी तेजी से बाओ। नहीं, कृपया मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। प्रोफेशनल परिधानों से सजी एक आकर्षक आकृति वाली महिला कुछ पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करती हुई विनती कर रही थी। हे, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी बेटी को रिहा कर सकते हैं। चलो कुछ मौज मस्ती करते हैं। हम सबको खुश करो और हम तुम्हारी बेटी को रिहा कर देंगे। इन लोगों के माथे पर एक कामुक और गहरी मुस्कान उभरी, जिससे सुंदर महिला का दिल दहल गया। नहीं, मैं तो पैसे दूंगा। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाना। हाँ, पैसे का क्या फायदा? क्या ये पता है कि हमारा पूरा शहर नष्ट होने वाला है? शायद कुछ दिनों में ये जगह एक मृत शहर बन जाएगा। बेशक हमें मरने से पहले मौज मस्ती करनी चाहिए। हाँ, ये सही है। हमें खुद का आनंद लेना चाहिए। यह महिला बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है कि वह किसी कंपनी के अध्यक्ष की सचिव है। अरे, उसका फिगर तो देखो। ये लोग महिला के पास कदम दर कदम पहुंचे और महिला केवल सीधा कर अपने कपड़े को कसकर पकड़ सकती थी। यह एक सर्वनाशकारी दुनिया थी। पूरा ड्रैगनलिथ शहर अचानक एक सर्वनाशकारी दुनिया में बदल गया था। न कोई व्यवस्था थी, न कोई न्याय, एनजी हिंसा, हत्या, डकैती और बलात्कार। इस तरह की त्रासदीपूर्ण नगरी में हर पल रहती थी। स्विश! अचानक नायक की पतली मुस्कान फीकी पड़ गई। इसके तुरंत बाद उसका सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुका, फिर अचानक गिर गया। खून के झरने की तरह बह निकला। महिला सीधे चिल्लाई। उस आदमी का साथी भी अचानक पीछे मुड़ गया और उसने देखा कि किसी समय एक युवक उसके पीछे पड़ा हुआ था। मार्शल आर्टिस्ट, हमें छोड़ दो। यह एक उलझन भरा पल था। हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। इन लोगों के पैर छूने लगे। हालांकि रात भर शहर में व्यवस्था का विनाश हो गया था, फिर भी कुछ धार्मिक मार्शल कलाकार थे जो भयानक जानवरों का शिकार करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए आगे आए। तुम सब मरने के लायक हो। उसने अपना हाथ उठाया और कृपाण से युद्ध किया, इसलिए एक ही युद्ध में कुछ लोग मारे गए। उन्हें मारने वाला लिन फैंग था। भयानक जानवरों का शिकार करने के दौरान उन्होंने पाया कि भयानक जानवरों की संख्या में तेजी से कमी आई है, लेकिन मनुष्यों द्वारा किए गए अपराध की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वे लगभग सर्वव्यापी थे। नोबलबन.com पर नया नॉवल अध्याय देखें। निराशा में बहुत से लोग पागल हो जाते थे। लिन फैंग उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाता था जो पागलपन में काम करते हुए कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते थे। निराशा के समय में प्रसिद्धि भरे कदम उठते थे। वह उन सभी को मार डालती थी। इसके अलावा सरकार ने इस स्थिति के बारे में एक नोटिस भी जारी किया था। इसमें पुलिस और सेना को शामिल किया गया था। जो कोई भी अपराध करता था उसे बिना किसी दया के मृत्यु की सजा दी जाती थी। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। खूबसूरत महिला ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लिया और लिन फैंग के प्रति आभार व्यक्त किया। घर जाओ, घर पर ही रहो और बाहर मत निकालो। इसके साथ ही लिन फैंग ने फिर से भयानक जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। पूरे दिन लिन फैंग ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। उसने कई भयानक जानवर देखे, उन्हें तुरंत मार डाला और जो भी पागल हो गया और अपराध करने लगा उसे मार डाला। लिन फैंग ने एक ही समय में कई लोगों को मार डाला और कई लोगों को बचाया। अंत में उसने पहले ही कुछ पत्तियों को साफ कर दिया था। कम से कम वे पहाड़ अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। हालांकि लिन फैंग जानता था कि अगर वह कितने भी लोगों को मार डाले तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। इस शहर के लोगों को उम्मीद देकर ही शहर में व्यवस्था बहाल की जा सकती है। लेकिन उम्मीद कहाँ थी? लिन फैंग को भी पता नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई शोध नहीं हुआ और यह पता नहीं चल सका कि मांस के कीड़े कैसे लोगों पर जीवित रहते हैं। यहाँ तक कि वह स्वयं जीवित बनने की संभावना से भी चिंतित थी। पहली पंक्ति में वापस आकर लिन फैंग भी थोड़ा खोया हुआ था। कभी कभी वह उन भयानक जानवरों पर दया भी करती थी। लेकिन अब ड्रैगनलिथ सिटी में नारकीय दृश्य को देखते हुए वह अंततः मार्शल कॉस्ट्स की अग्रिम पंक्ति में होने का महत्व समझ में आ गया। इसका उद्देश्य था घरेलू मोर्चे पर मानवता की शांति की रक्षा करना तथा घरेलू मोर्चे पर मानव के सुखद जीवन की रक्षा करना। भनभनाना। अचानक लिन फैंग का संचार जोर से हिल गया। एक जान पहचानी आवाज सुनी दी। भाई फैंग, जल्दी से आओ और हमें बचाओ। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। फैंग शियू, क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। जैसे ही लिन फैंग ने आवाज सुनी, उसे पता चल गया कि यह फैंग शियू था। जब से वे ड्रैगनलिथ सिटी में वापस आए थे, तब से फैंग शियू एक बेलगाम जंगली घोड़े की तरह हो गया था। वह लगातार कुछ दिनों के लिए गायब हो गया, भगवान जाने कहां मौज मस्ती कर रहा था।
अप्रत्याशित रूप से अब वह मुसीबत में पड़ गया। भाई फैंग, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बार में शराब पी रहा था, तभी अचानक मांसल कीड़े जैसे भयानक जानवर दिखाई दिए। मैंने कुछ को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि बार के बाहर हर जगह मांसल कीड़े जैसे भयानक जानवर थे। अब हम बुरी तरह से घिरे हुए हैं। बहुत सारे मांसल कीड़े जैसे भयानक जानवर हैं। जानवर और उनमें भयानक जानवरों के सरदार भी हैं। सौभाग्य से हम में से कुछ बेस से मार्शल आर्टिस्ट हैं, अन्यथा बार में मौजूद हर कोई खतरे में पड़ जाता। लिन फैंग भी समझ गया। फैंग शियू वाकई एक खतरनाक स्थिति में था। इसके अलावा अगर फैंग शियू जैसी क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकल सकता है, तो वहां बड़ी संख्या में मांसभक्षी भयानक जानवर होने चाहिए। आपका पता क्या है? ईस्ट स्ट्रीट पर एनीज बार। लिन फैंग ने अपना कम्युनिकेटर बंद कर दिया और तुरंत जितनी तेजी से हो सका ईस्ट स्ट्रीट की ओर भागा। बार चीख पुकार से भरा हुआ था। अंदर की हवा से एक बेहद अप्रिय गंध आ रही थी जो शराब, परफ्यूम और खून का मिश्रण थी। खुले कपड़े पहने कई युवतियां कोनों में सिकुड़ी हुई खड़ी थीं और कांपते हुए बार के बाहर की ओर देख रही थीं। फैंग शियू और 5 या 6 मार्शल कलाकार दरवाजा बंद करके खड़े थे। बाहर कई मांसभक्षी भयानक जानवर हल्के से दिखाई दे रहे थे। एक बार जब वे दरवाजा तोड़कर बार में घुस गए, तो बार में मौजूद कुछ 100 लोग खत्म हो गए। हालांकि फैंग शियू और अन्य लोग बहुत ताकतवर थे, लेकिन वे भयानक जानवरों की विशाल संख्या का सामना नहीं कर सके। उनमें से कुछ लोग स्पष्ट रूप से घायल थे। फैंग शियू के हाथ पर भी मामूली चोट थी, लेकिन वह फिर भी टिके रहे। फैंग शियू, क्या तुम सच में सीनियर लिन फैंग को जानते हो? हे, चिंता मत करो, भाई फैंग जरूर आएगा, हमें बस थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। फैंग शियू धूम्रपान करने वाला नहीं था, लेकिन अब उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी और उसके मुंह में सिगरेट थी। धुएं के बीच वह शेखी बघारने लगा कि जब वह और लिन फैंग बेस पर उन भयानक जानवरों को मार रहे थे। फैंग शियू, क्या तुम्हारी चोट वाकई ठीक है? ये पहले से ही संक्रमित क्यों लग रही है? दरअसल फैंग शियू की बांह पर छोटे से घाव पर एक छोटा सा सफेद और सूजा हुआ उभार दिखाई दे रहा था। ये थोड़ा घिनौना लग रहा था। तुम्हारा मतलब ये घाव है? यह कोई ताजा घाव नहीं है। पिछली बार निर्णायक लड़ाई के दौरान मुझे ये घाव लगा था। कोई बड़ी बात नहीं। फैंग शियू ने बिना कुछ सोचे अपना सिर हिलाया। बाहर और भी अधिक मांस कीट जैसे भयानक जानवर दिखाई देने लगे। फैंग शियू भी काफी परेशान था। वह आखिरकार बहुत कठिनाई के बाद हलचल भरे शहर में वापस आ गया था और कुछ दोस्तों के साथ आराम करने वाला था। आखिरकार वह हर पल अग्रिम मोर्चे पर तनाव में रहता था। अब जब वह शहर में वापस आ गया था, तो बेशक वह ठीक से आराम करना चाहता था। वह अपने दोस्तों के साथ बार में आया और कुछ खूबसूरत महिलाओं के साथ संबंध भी बनाए। वे बस मौज मस्ती करने वाले थे कि उस समय एक व्यक्ति अचानक एक भयानक जानवर में बदल गया। फिर वहां अराजकता फैल गई। अनेक मांसभक्षी भयंकर जानवर प्रकट हुए। ऐसा लग रहा था कि बार बार सर्वनाश में बदल गया है। फैंग शियू केवल लड़ सकता था, लेकिन उसका विरोध करना केवल कठिन था। यहां तक कि वह स्वयं भी फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। अगर भाई फैंग समय पर आ जाएं, तो चाहे कितना भी खतरनाक जानवर क्यों न हो, हम निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। फैंग शियू ने अन्य मार्शल कलाकारों को भरोसा दिया। धमाका, पूरे बार की मिट्टी हिल गई और बार के दरवाजे को मांसभक्षी भयानक जानवर ने बुरे तरीके से घेर लिया। फैंग शियू का चेहरा बदल गया। वह चिल्लाया, अपनी लाइन पर डेट रहो। हमें अपनी लाइन पर डेट रहना चाहिए। हम उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। यद्यपि फैंग शियू खुद को एक निस्वार्थ व्यक्ति नहीं मानता था, लेकिन एक मार्शल कलाकार के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से आगे आकर सारे क्रूर जानवरों का सामना करते हुए आम लोगों की रक्षा करनी थी। मार्शल कलाकारों का कर्तव्य मानवता की रक्षा करना था। बचपन से ही सभी को यही सिखाया जाता था और जब इस बार भयंकर जानवर का संकट आया, तो अनगिनत मार्शल कलाकार आगे आए। अचानक एक विशालकाय मांस कीड़ा जैसा भयानक जानवर अंदर घुस आया। उसने अपना खूनी मुंह हंस और एक मार्शल आर्टिस्ट के सिर पर काट लिया। मार्शल आर्टिस्ट को तुरंत ही मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर ने निगल लिया। वह ग्रेड 7 का पेशेवर मार्शल कलाकार था, लेकिन वह एक भी युद्ध को रोक नहीं सका। एक भयानक जानवर राजा। विशाल भयानक जानवर को देखते हुए फैंग शियू एक नजर में बता सकता था कि यह एक भयानक जानवर का स्वामी था। साधारण भयानक जानवर स्वामी पेशेवर रन 9 मार्शल कलाकारों के बराबर थे। मांस के कीड़ों के भयानक जानवर के लिए विशेष रूप से वे साधारण भयानक जानवर स्वामी भी नहीं थे। यहां तक कि शीर्ष रैंक 9 पेशेवर मार्शल कलाकार भी मांस की भयंकर जानवर के बीच भयानक जानवर के स्वामी को छूने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि लिन फैंग और शुई युवानशिंग जैसे लोग भयानक जानवरों के सरदारों को आसानी से मार गिराते थे, लेकिन 9वीं कक्षा के साधारण पेशेवर मार्शल कलाकारों के लिए एक भी भयानक जानवर सरदार से घिरे का मतलब बहुत बड़ा खतरा था। मांस कीड़े का भयानक जानवर राजा बहुत ही क्रूर था। एक मार्शल कलाकार और कुछ साधारण लोगों को खाने के बाद उसका शरीर केवल बड़ा ही हुआ। मांस कीट वाले भयानक जानवर आम लोग और मार्शल कलाकारों के शवों को खाकर अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने में सक्षम लग रहे थे। हालांकि युद्ध के मैदान पर मांस कीट वाले भयानक जानवर ने कभी भी किसी लाश को नहीं खाया था। यहां तक कि एक मूर्ख भी कुछ तो बता सकता था। पहले और बाद में उनके व्यवहार में तीव्र अंतर के बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। यह बहुत संभव था कि मांस कीड़े के भयानक जानवर ने ऐसा किया हो। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में फैंग शियू पर विश्वास नहीं किया गया था। शायद यह मांस कीड़े के भयानक जानवर की कोई नापाक योजना थी। उदाहरण के लिए, अभी पूरा ड्रैगनलिथ शहर अराजकता में डूबा हुआ था। फैंग शियू भी एक शीर्ष 9 पेशेवर मार्शल कलाकार थे और वह अद्वितीय अकादमी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इतने लंबे समय तक लिन फैंग का अनुसरण करने के कारण वह काफी अंक भी प्राप्त किए हुए थे, जो सभी ताकत में संशोधित हो गए थे। कम से कम उसने जो गहन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, वह पहले से अधिक शक्तिशाली था। स्विश, फैंग शियू ने अपनी तलवार से भयानक जानवर के स्वामी पर वार किया। उसकी तलवार की रोशनी ने भयानक जानवर के स्वामी के पेट पर बेरहमी से युद्ध किया, जिससे एक बार में ही बहुत बड़ा खूनी घाव हो गया। भयानक कीट ने भयंकर दहाड़ लगाई और अनंत तंतु फैंग शियू की ओर झपटे। बैंग बैंग बैंग, फैंग शियू ने अपनी फुर्तीली चाल का इस्तेमाल किया और अपनी कृपा से मांसकृमि के भयानक जानवरों के तंतुओं को हटा दिया। फिर उसने मांसकिरी के भयानक जानवर पर हमला करने और उसे मारने का सही मौका तलाशा। हालांकि मांसकिरी के भयानक जानवर के स्वामी की प्रगति की गति ने फैंग शियू को आश्चर्यचकित कर दिया। उस भयानक जानवर पर शुरू में लगा बड़ा घाव लगभग 1 दर्जन सेकंड में ही ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई चोट ही नहीं लगी थी। यद्यपि उन साधारण मांस कीट जैसे भयानक जानवरों में भी एक निश्चित सीमा तक पूर्ण स्वस्थ होने की शक्ति थी, परंतु वे इतने भयभीत नहीं थे।
ऐसा लगता है कि मैं इसका सिर काटकर इसे घातक क्षति पहुंचाकर ही इसे पूरी तरह से मार सकता हूं। फेंग शियू की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर का महत्वपूर्ण हिस्सा कहां है, उसका सिर। हालांकि भयानक जानवर के राजा के विशाल शरीर को देखते हुए उसका सिर काटने के लिए दौड़ना आसान नहीं था। सिर्फ एक दर्जन या उससे ज्यादा तंतु ही उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थे। वह उसके पास भी नहीं जा सका। मुझे क्या करना चाहिए? फेंग शियू भी कुछ हद तक चिंतित हो रहा था। अब जब भयानक जानवर के स्वामी ने हमला कर दिया था तो वे बिल्कुल भी टिक नहीं सकते थे। बार का दरवाजा भी धीरे धीरे टूट रहा था। एक बार जब दरवाजा पूरी तरह से टूट जाता है तो अनगिनत मांसभक्षी भयानक जानवर एक साथ अंदर घुस जाते। फिर बार में हर कोई मौजूद है। बर्बाद हो जाएगा। भाई फेंग, तुम कहाँ हो? अगर तुम जल्दी नहीं आओ तो संभवतः मेरी लाश उठनी होगी। नहीं, सबसे अधिक संभावना है कि वहां कोई लाश भी नहीं होगी। फेंग शियू केवल अपने संचार का उपयोग करके लिन फेंग से फिर से संपर्क कर सकता है और अपने अंतिम शब्द को पीछे छोड़ दिया गया। सभी लोग मौत से पीड़ित हैं। फेंग शियू भी अपवाद नहीं था। जब वह भयानक जानवरों के तंतुओं से टकराती है तो उसे लगता है कि उसका पूरा शरीर मारने वाला है। वह उड़ गया और फिर जमीन पर गिर गया। मायरीड अकादमी में अपने दिनों के दौरान वह बहुत ऊंची और शक्तिशाली थी। वह जहां भी जाता था लोग उसके साथ होते थे और वह परमेश्वर से अहंकारी था। ऐसा तब तक था जब तक कि वह लिन फेंग से नहीं मिली, बेरहमी से पराजित नहीं हुई और उसका विश्वास पूरी तरह से टूट गया। यहां तक कि उसे लिन फेंग के साथ खतरनाक मोर्चे पर भी जाना पड़ा। अंततः वह पहले से ही आगे आ गया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह एक नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। अगर उसे पहले मोर्चे पर लड़ने का अनुभव न होता तो वह कभी भी मार्शल आर्टिस्ट होने का सही मतलब नहीं समझ पाती। फ्रंटलाइन पर आने से पहले उसने कभी किसी को नहीं मारा था और न ही ऐसी भीषण लड़ाइयों का अनुभव किया था। वह मार्शल आर्टिस्ट के महत्व को नहीं जानता था। यदि वह मायरीड अकादमी में रहती है तो जब 5 वर्ष की समय सीमा आती है तो वह निश्चित रूप से इस नियम को तोड़ने में असमर्थ होती। आनुवंशिक लॉक और केवल मिरियाड अकादमी को निराशा में हटाया जा सकता है। संभवतः वह अपना पारिवारिक व्यवसाय संभालेंगे और शेष जीवन एक साधारण व्यक्ति द्वारा संचालित करेंगे। हालांकि अब सब कुछ अलग था। वह एक मार्शल कलाकार बनना चाहता था और इसके अलावा आनुवंशिक लॉक को तोड़ना चाहता था। अपने दिल और आत्मा की गहराई में उनके विचार एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनने की थी। वह लिन फेंग के प्रति बहुत दयालु थी, लेकिन इस बार वह मरने वाली थी। मांस के कीड़ों के भयानक जानवर द्वारा खाया जाना या तोड़ दिया जाना ही एक मार्शल कलाकार के रूप में उसकी नियति हो सकती है। बर्बर और वीभत्स मांसभक्षी भयानक जानवर पहले ही दरवाजे से घुस आए थे। कई मार्शल कलाकारों को भयानक जानवरों ने चिरकर खा लिया। पूरे समय खून बह गया। मेरे लिए जेनेटिक लॉक तोड़ने का अब कोई मौका नहीं है, लेकिन मुझे फ्रंटलाइन पर आने का कोई अफसोस नहीं है। जब वह मौत के कयामत पर थी तो फेंग शू के आदमियों पर एक मुस्कान दिखाई दी। स्विश! अचानक मंद रोशनी वाले बार में बिजली चमकने लगी। यह इतनी जल्दी थी कि कोई भी इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकता था। जैसे ही बिजली चमकी, दरवाजा बंद करने वाले भयानक जानवर एक के बाद एक बीच से फट गए और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़े। यहां तक कि मांस के कीड़ों के भयानक जानवर के स्वामी का सिर भी आधा काट दिया गया। सिर के आधे हिस्से को काटने के बाद भयानक जानवर के स्वामी के लिए जीवित रहना असंभव था। अंततः हर भयानक जानवर राजा स्तर के जानवर के बराबर नहीं था। यह उसके लिए पहले से ही एक घातक घाव था। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ था। हर कोई केवल ये देख सकता था कि बिजली का बोल्ट स्पष्ट रूप से एक आकृति थी जो अपने हाथ में कृपाण पकड़े हुए थी। हर बार जब वह अपनी कृपाण उठाता और उससे वार करता तो कोई भी भयानक जानवर एक भी वार का सामना नहीं कर पाता। खूंखार जानवरों की लाशें पहले ही जमीन पर पहाड़ की तरह ढेर हो चुकी थी। बार में मौजूद हर कोई अचंभित था। साथ ही उन्हें इस बात की राहत भी महसूस हुई कि वे एक आपदा से बच गए। क्या वह कोई अमानवीय विशेषज्ञ है जो हमें बचाने आया है? मुझे नहीं पता। शायद ये कोई अमानवीय विशेषज्ञ है। अन्यथा वह इतनी आसानी से इतने सारे भयानक जानवरों को कैसे मार सकता था? बार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये दृश्य देखकर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी नजर में जो भयानक, डरावने और शक्तिशाली खतरनाक जानवर थे, उनका इतना कमजोर पक्ष भी हो सकता है। यह एक तरफा नरसंहार था। केवल फेंग शियू, जो जमीन पर लेटा हुआ था, जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, ये भाई फेंग है। भाई फेंग यहाँ है। कुछ ही देर में सभी भयानक जानवर साफ हो गए। लिन फेंग ने अपनी कृपाण रख दी और जल्दी से फेंग शियू के सामने आ गया। उसने फेंग शियू की चोटों पर एक नजर डाली और आखिरकार राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया। ऐसी छोटी मोटी चोटें तुम्हें नहीं मारेंगी। फेंग शियू लिन फेंग के साथ मायरियड अकादमी से फ्रंटलाइन पर आया था। असल में मायरियड अकादमी में उन दोनों के बीच दोस्ताना संबंध नहीं थे और लिन फेंग ने फेंग शियू को फ्रंटलाइन पर आने के लिए मजबूर किया था। हालांकि इतने लंबे समय तक अग्रिम पंक्ति में रहने के बाद उन दोनों के बीच वास्तव में गहरी दोस्ती हो गई थी। लिन फेंग स्वाभाविक रूप से खतरे में होने पर फेंग शियू को अनदेखा नहीं करेगा और इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके बार में भाग गया। सौभाग्यवश उन्हें ज्यादा देर नहीं हुई। भाई फेंग, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। मैं गिनती भूल गया हूं कि तुमने मुझे कितनी बार अग्रिम मोर्चे पर बचाया है। मैं इतना मत बोलो। हालांकि तुम्हारी चोटें तुम्हें नहीं मारेंगी, लेकिन तुम्हें समय रहते उनका इलाज करवाना होगा। मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। भाई फेंग, बार में मौजूद लोगों का क्या हुआ? लिन फेंग ने बार में मौजूद लोगों पर नजर डाली, फिर जोर से कहा, मैंने यहाँ के सभी खतरनाक जानवरों को साफ कर दिया है, लेकिन यहाँ बहुत असुरक्षित है। बेहतर होगा कि आप जल्दी से निकल जाएं और घर लौट जाएं। याद रखें, घर से हल्के में न निकलें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता। मैं आपको किस तरह संबोधित करूं? मैं भविष्य में आपका यह उपकार अवश्य चुकाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बार में बैठे लोग जल्दी से चले गए। कुछ लोग तो लिन फेंग का नाम भी जानना चाहते थे, लेकिन उसने उन सभी को मना कर दिया। उसने अनगिनत लोगों को बचाया था और उसे उनके पैसे वापस नहीं चाहिए थे। लिन फेंग ने गंभीर रूप से घायल फेंग शियू को भी उठाया और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की। चलते समय फेंग शियू ने कहा, भाई फेंग, क्या आप जानते हैं कि इन भयानक जानवरों के साथ क्या हो रहा है? मुझे भी पक्का पता नहीं है। ये भयानक जानवर मानव शरीर से निकले हुए लगते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे परजीवी होने चाहिए। फेंग शियू ने भी सिर हिलाया। हाँ, वे परजीवी होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन शापित मांस की भयानक जानवरों में वास्तव में परजीवी क्षमताएं होंगी। इन मांस की भयानक जानवरों ने निश्चित रूप से अग्रिम मोर्चे पर निर्णायक लड़ाई के दौरान लोगों पर परजीवी बनना शुरू कर दिया होगा।
रुकते हुए फैंग शियू ने झिझकते हुए कहा, भाई फैंग, क्या आपको लगता है कि मैं भी परजीवी हो सकता हूँ? ईमेल प्रोटेक्टेड दो लिन फैंग थोड़ा स्तब्ध था। सच में, मांस के कीड़ों के परजीवी होने और संक्रमण के तरीके अभी तक स्पष्ट नहीं थे। कोई भी व्यक्ति जिसने पहले निर्णायक लड़ाई में भाग लिया था, वह वास्तव में परजीवी हो सकता है। लिन फैंग और फैंग शियू कोई अपवाद नहीं थे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम परजीवी कैसे हो सकते हो? लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। भले ही उसका दिल भारी था, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कहेगा। फैंग शियू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोग परजीवी हो चुके हैं। 9वीं कक्षा के पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट का भी परजीवी हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर वह समय वाकई आता है, भाई फैंग, मुझे उम्मीद है कि आप दया नहीं दिखाएंगे। आपको मुझे मार देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे मार दें। एक विशालकाय कीड़े जैसा बदसूरत बन जाओ। जैसे ही उसने बात की, लिन फैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फैंग शियू का चेहरा पीला होता जा रहा था और उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। खास तौर पर उसकी आंखें हल्की लाल होती जा रही थीं। बेंग शियू। लिन फैंग ने फैंग शियू को हिलाया और महसूस किया कि फैंग शियू की नजर भी अब एकाग्र नहीं हो रही थी। हालांकि फैंग शियू को अभी जो चोटें लगी थीं, वे जानलेवा नहीं होनी चाहिए थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? फैंग शियू, उठो। लिन फैंग को यह एहसास होने लगा कि फैंग शियू के साथ कुछ गड़बड़ है। उसे एक अजीब सी घबराहट हुई और अंदर ही अंदर उसे थोड़ी सी चिंता भी हुई। टकराना। बिना किसी चेतावनी के फैंग शियू का सिर फट गया। लिन फैंग पर लाल और सफेद रंग फैल गया। लिन फैंग की नाक में अभी भी खून की तीखी गंध थी। एक मांस कीड़ा जैसा भयानक जानवर अचानक फैंग शियू के शरीर से बाहर निकला और जैसे ही वह दिखाई दिया, उसे काटने के लिए लिन फैंग की ओर झपटा। भाड़ में जाओ। लिन फैंग ने एक मुक्का मारा। मांस के कीड़े जैसा भयानक जानवर जो अभी अभी पैदा हुआ था, मुंह से टुकड़ों में बिखर गया। उसके बीमार हरे आंतरिक अंग पूरे फर्श पर बिखर गए। फैंग शियू। लिन फैंग अभी भी फैंग शियू की लाश को ढो रहा था, लेकिन फैंग शियू का सिर पहले ही कट चुका था। उसके शरीर से जीवन का कोई भी निशान बहुत पहले ही गायब हो चुका था। फैंग शियू पर भी परजीवी का असर हुआ था। युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर होने के क्षण से ही फैंग शियू पर परजीवी का असर हुआ था। बस इसका असर अभी हुआ था। लिन फैंग और फैंग शियू की दोस्ती को गहरा नहीं माना जा सकता था, लेकिन जब वह अपनी आंखों के सामने फैंग शियू को मरते हुए देख रहा था तो कुछ भी करने में असमर्थ होने के कारण उसे शक्तिहीनता का एहसास हो रहा था। ठीक उसी तरह जैसे जब वह केवल शुई युवानशेंग और गाओतियानसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकता था। चीख, चीख, चीख। अचानक लिन फैंग के सिर में एक अजीब सी आवाज उभरी। यह आवाज उसके शरीर के भीतर किसी तरह की चेतना में बेचैनी पैदा करने में सक्षम लग रही थी। उसी समय सड़कों पर उत्पात मचा रहे मांसभक्षी भयानक जानवर ने अपनी उन्मत्त हत्या बंद कर दी। वह अपने कैंस्टवर्ड करके मानो वे कुछ सुन रहे हों। इस समय पूरा ड्रैगनथ शहर शांत हो गया। लिन फैंग अभी भी फैंग शियू की मौत के दुख में डूबा हुआ था, लेकिन अब उसके चेहरे के सदमे से भर गया था। वह वास्तव में इस अजीब सी आवाज को अभी भी समझ सकता था। ऐसा लग रहा था कि किसी आवाज में सभी मांस कीटों जैसे भयानक जानवर को बुलाया जा रहा था। आने वाले, शहर के बाहर, वे आ रहे हैं। लिन फैंग ने एक गहरी सांस ली। फैंग शियू की लाश को सड़क के किनारे एक घर में रख दिया और तुरंत शहर के बाहर की ओर भागा।